अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो मिलकर नावल पढ़ने वाले हैं वो है तेरी कमी है साया अश्क बिनते नज़ीर। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर लें और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे नावल की जानिब। और अगर आप लोग ने नमाज़ नहीं पढ़ी, दुआ नहीं की, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जाकर नमाज दुआ से फ्री हो जाएं, उसके बाद आके नावल रीड कीजिएगा। तो चलें हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। मेरा तय हो गया है। दूर खलाओं में घूरते हुए उसने सुमन तक की ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाई। वो दोनों छत पर बैठी सर्दियों की नरम धूप सेक रही थीं। कब? बताया नहीं तुमने मुझे। सुमन को हैरत हुई। कल तक तो ऐसी कोई बात भी नहीं सुनी थी। मुझे खुद भी आज ही बताया गया है। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली। मैंने तो हिरा के रिश्ते की सुनी थी, पर तुम्हारा कैसे? तफसील से बताओ, पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? सुमन की बात को जानने की जल्दी थी, क्योंकि उससे राबी की पड़ोसी होने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त का भी दर्जा हासिल था। हिरा के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया है ना, वो लड़का एक बच्चे का भी बाप है। हिरा ने इस रिश्ते पर इनकार कर दिया है। उसने सुमन की तरफ देखकर कहा, और यकीनन तुम्हें ही कुर्बानी का बकरा बनाया गया होगा। सुमन बात की तह तक पहुंच गई थी। उसकी बात राबी सर झुका गई। खुदा के लिए राबी, तुम कब अपने हक के लिए लड़ना शुरू करोगी? उनकी बात पर जिस तरह तुम सर हिलाती हो, ये लोग तुम्हें। वो तासुफ से उसे देखती रही। मामू के मुझ पर बहुत एहसान है सुमन। मैं इस कदर उन एहसानों में दबी हुई हूँ कि उनकी किसी गलत बात पर भी मैं सर उठाकर इनकार नहीं कर सकती। जब हमें बाप ने धुतकार कर घर से निकाला था, इस वक्त से पनाह दे रखी है मामू ने। बेशक मुम्मानी जान का मुझसे और अम्मी से बुरा सलूक था, मगर घर से तो नहीं निकाला ना। अम्मी ने हमेशा सब्र किया और मैं भी आफिया बेगम की बेटी हूँ। उसकी बातों ने चंद के लिए सुमन की बोलती बंद कर दी। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। उसने मुस्कुराकर सुमन के कंधे पर हाथ रखा। वो जानती थी सुमन को उसकी कितनी फिक्र थी। तुम तो कहती थी लड़का दौलतमंद है, हिरा और उसकी उम्र में थोड़ा ही फ़र्क होगा, मगर शादीशुदा का तो नहीं बताया था। हमें खुद भी नहीं मालूम था। रिश्ता लेकर आने वालों के साथ उसका 5 साला बेटा भी आया था और सबके सामने उसके बेटे ने भांडा फोड़ दिया उसे बाबा कहकर। राबी ने उसे तफसील से आगाह किया। अगर तुम्हारा मामला बीच में ना आता तो मैं जी भरकर इस बात पर हंसती। तुम अब भी हंस सकती हो। लड़का दिखने में कैसा है? सुमन ने एक और सवाल ताका। मैं नहीं गई उसके सामने। तुम किचन में मासी बनी हुई थी, तुम कहाँ जाती? मुझे तो याद ही नहीं रहा। सुमन के इस तरह कहने पर वो खिलखिलाई थी। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। राबी जल्दी से उठी। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे इंतज़ार हो रहा होगा। सुमन ने फिर एक बांधा। सौरा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो सॉरी को मैं बोली सौरा। ठंडा मीठा सा तंज किया। वो सुनी अनसुनी करती सीढ़ियाँ उतरने लगी। राबिका उर्फ राबी आफिया बेगम की इकलौती औलाद थी। आफिया बेगम को उनके शौहर ने बहन की बातों में आकर तलाक दे दी थी और वो 6 साल राबी को लेकर अपने भाई सुहेल अहमद के दर पर आ पड़ी। शुरू शुरू में सुहेल अहमद की बीवी नासरा का उनसे अच्छा सलूक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। घर में आफिया बेगम की हैसियत मुलाजमों जैसी ही थी। वो दिन भर घर के काम करती रहती। राबी कॉलेज से आती तो उनकी मदद कर देती थी। वो राबी को भी समझाती रहती, उसे सब्र की तलकीन करती और वो उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करती। आफिया बेगम के इंतकाल के बाद राबी जैसे तपते सहरा में आ गई। नासिरा ने कॉलेज छुड़वाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। सुहेल अहमद ने उसके कॉलेज छुड़वाने पर एतराज़ उठाया था, मगर नासिरा ने उन्हें समझा बुझाकर चुप करवा दिया। सुहेल अहमद और नासिरा की एक बेटी हिरा भी थी। राबी से उसका सलूक ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा। जब कभी मूड होता राबी की मदद कर देती, मगर ज़्यादातर अपनी ज़ात में ही मगन रहती थी। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नज़र करीम यस्तानी पर पड़ी। रात के इस पहर उनको वहाँ देखकर वो ठिठक गया। अस्सलाम वालेकुम पापा जानी। वो सोफे पर बैठते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। उनकी आंखों में शिकवा था। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उनका लहजा हनूस खुश था। लड़की वालों ने हाँ कर दी है। वो बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। वो चाह कर भी उनसे अपनी हैरत न छुपा सका। शाह साहब, अगर शादी पर राज़ी हुए हों तो दिल से राज़ी हो। जो आपने जो ड्रामा रचाया था ना, मुझे उम्मीद नहीं थी वो लोग हाँ करेंगे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी। वो उसे इस वक्त शाह साहब कहते थे, जब सख्त नाराज़ होते या अच्छे मूड में नहीं होते। अब रिश्ता हो गया है तो ज़ूबिया से कहूँगा वो डायरेक्ट शादी करने की बात करे। ये ना हो आप कोई और मनसूबाबंदी कर लो। ज़यान सो गया है। उसने उनकी बात यकसे नज़रअंदाज कर दी। हाँ सो गया है। उन्होंने एक नाराज़ नज़र उस पर डाली। ओके, आप अब सो जाएं, शब बखैर। वो उठकर लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी शाज़ेब। वो तासुब से सर हिलाते रह गए। अपने कमरे में आकर उसने बेखबर सोए हुए ज़यान पर नज़र डाली, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था।
उसने बेख्तियार उसके दोनों गालों पर चटाचट प्यार किया और लम्हा भर उसके चेहरे को देखता रहा। फिर सुगार सुलगाकर टेरेस पर निकल आया जो कमरे के साथ मुल्हका था। ये उसके रोज़ का मामूल था। वो खड़े खड़े टेरेस पर सिगरेट फूंकते रात गुजार देता या स्टडी में माजी के दरीचों में झांकते हुए। माजी, यहाँ क्या कर रहे हो शानी? वो बाहर जा रहा था जब सीढ़ियों पर बैठे ज़ेशान पर उसकी नज़र पड़ी। रो रहे हो तुम? वो उसकी सिसकियाँ सुनकर पास आया और उसके साथ सीढ़ियों पर बैठते हुए उससे खुद में भींच लिया। मेरी जान, बस बहुत हो गया है, बौर आंसू नहीं बहाने। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मम्मी क्यों चली गई मुझे छोड़ के भैया? मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, उन्हें वापस बुला लेना, उसने मासूमियत से कहा। वो वापस नहीं आ सकती, उन्हें अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया है और वो अच्छे लोगों को जल्द अपने पास बुला लेता है। मगर अल्लाह मियाँ ने मुझे क्यों अकेला कर दिया? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं, आप अकेले तो नहीं, मम्मी की जगह अल्लाह मियाँ ने आपको बाबा जानी और भैया दिए हैं ना? उसने कुछ समझते हुए सर हिलाया। उसने शानी के माथे पर बोसे देकर उसे अपने साथ लगा लिया। उसका दिल भी तो दुखी था, मगर वो अपना दुख जाहिर नहीं करता था, ना किसी के सामने रोता था। दूर से उन दोनों भाइयों को एक साथ देखकर करीम मेज़बानी की आंखें नम हो गई थीं। वो कभी अपने बड़े बेटे को नहीं समझ पाए थे। उनका ख्याल था वो जज्बात और एहसासात से आरी शख्स है। जिस लड़के की आंखों में माँ की मौत पर एक आंसू नहीं आया था, वो छोटे भाई को तसल्ली देते हुए रो रहा था। हाँ, ये बात और थी कि वो माँ की तदफीन के बाद अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दिया था। वो वक्त से पहले ही समझदार हो गया था और कुछ माँ की वफ़ात ने उसे तन्हाई पसंद और गम को बना दिया था। करीम यज़दानी के दो ही बेटे थे, शाज़िब यज़दानी और ज़िशान यज़दानी। बीवी की वफ़ात के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दी। वक्त गुजरता गया। वो दोनों बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। ज़िशान कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा, तब शाज़िब करीम यज़दानी का बिजनेस में हाथ बटाता था। एक दिन उसने अचानक ही करीम यज़दानी से बैरून मुल्क जाने की बात छेड़ दी। बाबा जानी, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। वो किसी फाइल में सर दिए बैठे थे। शाहज़िब की बात पर उन्होंने सर उठाकर उसे देखा। क्यों? मैं वहाँ तजुर्बा हासिल कर बिजनेस करना चाहता हूँ, उसने सर झुकाकर कहा। यहाँ क्यों नहीं बेटा, अपना मुल्क है, रहना तो तुमने इधर ही है ना। और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। कितने बरस हो गए हैं कि खुशी नहीं देखी, घर में भी रौनक हो जाएगी। नहीं बाबा जानी, मेरी शादी के बारे में अभी सोचिएगा भी मत। हाँ, से शान की कर दें। क्यों, तुमने कवारे रहना है तमाम उम्र? ऐसी बात नहीं है बाबा जानी, मगर अभी मेरे कुछ ख्वाब हैं, कुछ मकासद हैं जो पूरे करने हैं। शादी करके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं होऊंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो बहुत सी दुआओं से नवाज रहे थे, मगर उसके दूर जाने का उन्हें मलाल भी बहुत था। ज़िशान ने शाज़िब का बैरून मुल्क जाने का सुना तो बहुत ववेला किया। बहुत मुश्किल से उसे शाज़िब ने समझाया। लंदन जाने से 2 दिन पहले वो अपने बेहतरीन दोस्त आहत से मिलने उसके घर आया हुआ था। वो खिड़की के पास खड़े बाहर के मनाजिर देखने में मसरूफ़ था जब तेज़ी से बोलती एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाई, मैं कब की रेडी हूँ, आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? उसने गर्दन घुमाकर लड़की की तरफ देखा और उस पर से नजरें हटाना भूल गया। लेमन कलर के लिबास में हल्का सा मेकअप और चेहरे पर मासूमी तारीफ किए वो शाजिब को बहुत ही भली लग रही थी। आहत की जगह अनजान शख्स को देखकर उसकी बातों को ब्रेक लगा। वो सख्त शर्मिंदा हुई थी। शायद वो शाजिब की आमद से बेखबर थी। वो मैं भाई से वो बेरब जुमले कहते बाहर भाग गई। शाजिब उसके कमरे से निकलने के बाद ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। बेख्तियार उसके लबों को मुस्कुराहट छू गई। थोड़ी देर बाद आहत भी चाय और लवाजमात की ट्रे लेकर कमरे में आ गया और वो उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। 2 दिन बाद वो एयरपोर्ट पर लंदन जाने के लिए तैयार खड़ा था। बाबा जानी और ज़िशान उसे सी ऑफ करने आए थे। वो बाबा जानी से मिलकर ज़िशान से मिला। अरे पगले, ये क्या औरतों की तरह रो रहे हो? वापस लौट आऊँगा ना, उसने ज़िशान के आंसू देखकर कहा। वो रोते रोते मुस्कुरा दिया। वो दोनों को हाथ हिलाता जहाज़ में बैठ गया। सीट की पोस्ट से सर टिकाकर उसने आंखें मूंद ली। एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जिसे वो अपना दिल उसी के पास छोड़ आया हो। अब वापस जाकर बाबा जानी से बात करूंगा, उसने दिल में सोचा। बेख्तियार उसे एक शेर याद आया। जिंदगी को तलाश थी जिनकी, नादिर वो लोग हमको बड़ी देर से मिले। अगले हफ्ते ही ज़ूबिया बेगम ने राबी के घर जाकर डायरेक्ट शादी की बात कर दी। वो लोग तो यही चाहते थे, फ़ौरन हाँ कर दी। मगर शादी की तैयारियों के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया था। 1 माह बाद राबी उजला रूसी में शाजिब के कमरे में मौजूद थी, मगर शाजिब का कोई अता पता नहीं था। उसके इंतज़ार में बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। उसने बेड क्राउन से टेक लगा ली। बहुत सी सोचें उसके जहन में भर रही थीं जो उसे परेशान कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे जब दरवाज़ा खुलने से चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। वो सीधी होकर बैठकर घूंघट थोड़ा आगे सरका लिया। शाहज़ब अंदर आया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो नाइट ड्रेस में मलबूस था। आप ऐसे ही सोएंगी या चेंज करेंगी? शाहज़ब वहाँ खड़ा सवालिया अंदाज से पूछ रहा था। पहली बार उसे हतक महसूस हुई। क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ?
वो सोचते हुए उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। वो आईने में उसे देख रही थी जो अब लेट चुका था। उसने नोचते हुए जेवर उतारा और अलमारी में से सूट निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो जी भरकर रोकर वॉशरूम से बाहर निकली। क्या क्या ख्वाब सजाकर वो फूलों की सेज पर बैठी हुई थी जो सब टूट गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की एक एक चीज़ उस पर हंस रही है, उसका तमसखर उड़ा रही है। वो आंसू साफ करती बेड की दूसरी तरफ लेट गई। पहले जो आंखें नींद की वजह से बोझल थी, अब नींद कोसों दूर थी। वो शाजिब की तरफ से रुख मोड़े पे आवाज़ रोती रही और शाजिब उसके रोने की सोसों की आवाज़ से खुद को कोसता रहा। अगले दिन शाजिब ने अपने गुज़श्ता रवैये की से माफ़ी मांग ली थी और उससे काफ़ी बातें भी की जो वो खामोशी से सुनती रही। जो रिश्ते मुझसे वाबस्ता हैं आप उनकी इज़्ज़त करें। मैं छोटा था जब मामा जानी की वफ़ात हो गई थी, तब से बाबा जानी ने ही हमारा माँ और बाप की तरह ख्याल रखा है। वो बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ झेल चुके हैं। आप उनका ख़्याल रखेंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और ज़यान उसके साथ किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बिन माँ बाप के बच्चा है, उसे एहसास नहीं होना चाहिए आप उसकी आंटी हैं। राम गौर से उसकी बात सुन रही थी, मगर उसकी आखिरी बात पर वह ठिठकी। ज़यान आपका बेटा नहीं है क्या? उसने पहली बार शाजिब के सामने ज़ुबान खोली। मेरा भतीजा है, मगर मैं चाहता हूँ उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो। वो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। आपका कोई और भाई? वो शाजिब को अपनी तरफ देखता पाकर हिचकिचाई। था, अब नहीं है। राबी को अफसोस हुआ। उसे मालूम था बिन माँ बाप के बच्चों को किन दुखों और एहसास कमतरी का सामना करना पड़ता है। वो खुद इस अजियत से गुजर चुकी थी। क्या सोच रहे हैं आप? उसने सोचों में गुम राबी को कहा। कुछ नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको मुझसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, उसने दिल से कहा। शाजिब उसकी बात पर फीका सा मुस्कुराया। राबी ने इस बात पर अमल भी किया। वो करीम यासानी का बाप की तरह ख्याल रखती और ज़यान को बेटा कहती ही नहीं समझती भी थी। वो भी उसके साथ घुल मिल गया और राबी के कहने पर ही उसे मामा कहता था। करीम यासानी भी उसके हुस्न अखलाक से बहुत खुश थे। खुशियों ने उनके घर की राह देख ली थी। वो शादी हुए आज पहली बार ऑफिस गया था। वापस आकर भी वो कमरे में फाइल्स में सर दिए बैठा था। तभी ज़यान दौड़ता हुआ उसके पास आया। बाबा। वो उसकी कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। उसने बगैर उसकी तरफ तवज्जो दिए कहा। बाबा जानी। अब उसने प्यार और लाज से उसे बुलाया। जी मेरा बेटा। वो उसकी चालाकी अच्छी तरह जानता था। अपनी बात मनवानी हो तो वो सहज लाज से बाबा जानी बुलाया करता था। आइसक्रीम खाने के लिए ले चले ना प्लीज़, मम्मा भी जाएंगी। उसके लहजे में मिन्नत थी। नहीं, अभी देर हो गई है, सोचा कल शाम को चलेंगे। उसने रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए कहा। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। बाबा प्लीज़, कल चलेंगे, जिद नहीं करते। शाजिब ने नरमी से उसकी बात काटते हुए कहा। पुराने वाले बाबा अच्छे थे, मेरी बात सुनते भी थे। आप बहुत बुरे हैं। कल भी मुझे मम्मा के साथ उनके घर नहीं जाने दिया। राबी अपने मेके गई थी, ज़यान भी जाने की जिद कर रहा था, मगर शाजिब ने उसे रोक लिया। ज़यान की आंखें लबालब आंसू से भर गईं। शाजिब इस बात पर चंद पल बोल ही न सका, फिर कुर्सी छोड़कर उसके सामने पाँव के बल बैठ गया। काफ़ी देर वो ज़यान के एक नक्श को तकता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। चलो आइसक्रीम खाने, शाजिब ने उससे अलग करते कहा और वह खुशी से नीचे राबी के पास भाग गया। मम्मा चलें आइसक्रीम खाने। वो शाजिब को नीचे आते देखकर राबी का हाथ पकड़ के खींचने लगा। तुम और बाबा चले जाओ, राबी ने धीमी आवाज़ में कहा। नहीं, आप भी चलेंगे साथ। बाबा मामा को कहिए ना वो भी चलें। ज़यान शाजिब की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देख रहा था। हाँ ज़यान ठीक कह रहे हैं, आप भी चलें। शाजिब के कहने पर उसने एक नज़र अपने लिबास पर डाली। मम्मा बहुत क्यूट लग रहे हैं इस लिबास में, है ना बाबा जानी? ज़यान ने उसका इरादा भांप कर शाजिब से तस्दीक चाही। राबी उसकी बात पर शर्म से पानी पानी हो गई। शाजिब ने उस पर एक भरपूर नज़र डाली। बिला शुबा वो ऑरेंज और ब्लू कलर के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। राबी ने शाजिब को अपनी तरफ देखता पाकर जल्दी से ज़यान का हाथ पकड़कर बाहर की राह ली और शाजिब की आंखों के सामने वही घबराया और शर्मिंदा सा चेहरा आने लगा। वो सच झटक कर उनके पीछे चल दिया। उनकी वापसी रात देर से हुई। ज़यान आते हुए सो गया था। राबी उसे बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले गई जो करीम यास्तानी के रूम के साथ था। बेड पर उसे लिटाकर उसके गालों पर पोसे कमरे में आ गई। शाजिब अभी तक कमरे में नहीं आए। उसने बाहर निकल के नीचे झांका। कहाँ चले गए? वो सोचते हुए टेरेस की तरफ बढ़ी। इतने दिन शाजिब के साथ रहकर वो इतना तो जान गई थी कि शाजिब की पसंदीदा जगह कौन सी है, वो कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। टेरेस पर देख वो वापस कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर और इंतज़ार कर लेती हूँ, शायद कुछ देर बाद खुद ही आ जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब शाजिब कमरे में नहीं आया, वो उठकर स्टडी की तरफ बढ़ी। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। वो स्टडी में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। वो दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। शाह साहब। वो करीम यज़ानी की देखा देखी उसे शाह साहब ही कहती थी। शाह साहब। वो दूसरी बार उसे पुकारने लगी थी जब टेबल पर खुली डायरी पर बड़े हुरूफ में खूबसूरती से लिखा नाम और शेर देकर टिटक गई। वो जिस तरह दबे कदमों चलकर आई थी उसी तरह बाहर निकल गई।
एक हफ्ता लंदन में घूमने फिरने के बाद अच्छा माजी है माजी एक हफ्ता लंदन में घूमने फिरने के बाद उसका ध्यान काम की तरफ आया। दिन भर काम कर कर वो रात को घर आता तब भी कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो जाता। खाली दिमाग वसवसों का घर होता है, यही सोचकर वो खुद को मसरूफ़ रखता। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता तो एक परी परी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और बेख्तियार उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। कभी कभी वो सोचता उसका नाम क्या होगा, फिर खुद ही नाम सोचता रिजेक्ट करता। कभी कभी उसे खुद पर हंसी सी आ जाती कि वो इतना मेच्योर होकर ऐसी हरकतें कर रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था जब एक दिन ज़िशान उससे अपनी मंगनी का बताया। मुबारक हो यार, तुम तो बड़े तेज़ निकले, शाहज़ेब ने उससे शरी लहजे में कहा। अपनी बारी का इंतज़ार करता तो वो फहरी हाथ से निकल जाती। आप तो बूढ़े होकर शादी करनी है, ज़िशान ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। ज़िशान की बात पर वो काफ़ी देर कहका लगाता रहा। अच्छा फहरी कौन सी? हंसने की वजह से आंखों में दर आने वाली नमी साफ करते हुए बोला। जिससे मेरी मंगनी होगी। हाय भैया, बिल्कुल सब्ज़ आँखों वाली फ़ेरी की तरह है, आप उसे देखेंगे ना तो मुझे दाँत देंगे। ज़िशान ने फ़खरी अंदाज़ से कहा, चलो देख लेते हैं, तुम्हारी फ़ेरी ज़्यादा प्यारी है या मेरी? आखिरी बात उसने दिल में अदा की। अच्छा आप आएँगे ना? प्लीज़ भैया आ जाएँ, अपनों के होते हुए आप भी परदेस में अकेले। दिस इज़ नॉट फेयर। मेरा भी बहुत जी कर रहा है तुम्हारी मंगनी का फ़ंक्शन अटेंड करूँ, मगर नहीं आ सकूँगा। शादी पर ज़रूर आऊँगा, प्रॉमिस। शाज़िब ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो लंदन में अपना काम मुकम्मल कर कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आना चाहता था। मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ज़िशान ने मुँह बसोरा। गिफ्ट्स भेज दूँगा। शाज़िब ने आखिरी कोशिश की उसे मनाने की, बस आप आ जाए ना और कुछ नहीं चाहिए। ज़िशान उसके आने पर बज़िद था। शादी पर आऊँगा, अगर इस तरह नाराज़ हुए तो फिर कभी नहीं आऊँगा। ओके गुड बाय। लाइन कट गई। वो रिसीवर हाथ में पकड़े काफ़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। मंगनी के फंक्शन पे वो नहीं जा सका था, जिसकी वजह से ज़िशान ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। मगर उसकी भी अपनी मजबूरी थी। मगर जब 6 माह बाद उसने करीम रिस्तानी से उसकी शादी के बारे में सुना तो उसने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए और आखिर में अपनी फैरी के नाम का सोने का खूबसूरत सा लॉकेट लिया। मेरी किस्मत में हुआ तो एक दिन खुद ही तुम्हें पहनाऊंगा, उसने मुस्कुराकर सोचा। जहाज़ की सीट कंफर्म न होने की वजह से वो उस दिन पाकिस्तान लौटा जिस दिन ज़िशान की बारात थी। रात के 12 बजे एयरपोर्ट से उसे लेने करीम मेज़बानी आए थे। वो छोटे बच्चे की तरह काफ़ी देर उनसे लिपटा रहा। इतने सालों के बाद बाप की शफीक बाहें जो नसीब हुई थीं। गाड़ी में बैठकर वो करीम मेज़बानी से गुजरे लम्हों की बातें ही बहुत सी बातें करता रहा। अगले दिन शाम को वलीमे का फंक्शन था। उसकी आंख खुली तो 3 बज रहे थे। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आया। लॉन्च में ज़िशान बैठा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और ज़िशान के रद्द अमल के लिए खुद को तैयार किया। मगर खिलाफ़ मामूल वो गर्मजोशी से उससे मिला। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत नाराज़ था आपसे, मगर अब आप आ गए हैं, यही मेरे लिए अहम है। ज़िशान ने इसके साथ सोफ़े पर बैठते हुए कहा, बाबा जानी कहाँ हैं? शाहज़िब ने करीम रसानी को वहाँ ना पाकर कहा, वो हॉल चले गए, हम आपके इंतज़ार में रुक गए। ज़िशान ने जवाब दिया, भाभी नहीं नज़र आ रही। शाहज़िब ने इधर उधर देखते हुए कहा, कमरे में है, मैं बुला कर लाता हूँ। ज़िशान उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मैं कमरे में ही मिल लूँगा। शाहज़िब भी उसकी बैवरी में अंदर चला गया। कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास 2 लड़कियां खड़ी शायद फंक्शन के लिए तैयारी कर रही थीं। भैया उठ गए हैं, मिल लो। ज़िशान ने पास जाकर कहा, अलबत्ता अलबत्ता शाहज़िब दरवाजे में ही खड़ा हो गया। अपनी जाने आती लड़की को वो पहली नज़र में ही पहचान गया था। ये एमिल शायानी मेरी शरीक है आज। ज़िशान ने एमिल को देखते हुए शरीर लहजे में कहा। शाहज़िब ने बमुश्किल दरवाजे का सहारा लिया। उसे एमिल को देखकर 100 वॉल्ट का झटका लगा था। वो इतने सालों से जिसे हमसफ़र बनाने के ख्वाब देख रहा था, वो उसकी भाभी बन गई थी। रह गए ना हैरान, अब मुँह दिखाई दें? ज़िशान ने उसे गुमसुम देखकर कहा। उनके शयान शान तो मेरे पास कुछ नहीं, कुछ हकीर से तोहफ़े लाया हूँ, वो भिजवा दूँगा। शाहज़िब ने रुक रुक कर मुश्किल से अल्फ़ाज़ अदा किए। वो इस पर एक नज़र डालकर दरवाजे से ही पलट गया। तैयारी मुकम्मल हो गई तो चलें? ज़िशान ने उससे मुखातिब किया। हाँ, उसने घनेरी पलकें झुकाकर ज़िशान से कहा। ज़िशान उस पर प्यार भरी नज़र डालकर बाहर निकल गया। कमरे में आकर वो पहले वॉशरूम गया। चेहरे पर यख पानी की छींटे मारे। कुछ देर वो दिल पर हाथ रखकर उससे काबू करता रहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अपनी बारी का इंतज़ार करता तो फेरी हाथ से निकल जाती। उसे ज़िशान की कहीं बात याद आई तो शायद वो सच ही कह रहा था। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों? माँ के अलावा जिस औरत को हद से ज़्यादा चाहा उसे कैसे खो दूँ? मैं किस तरह किसी और का होने दूँ? बेड पर बैठकर उसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो तुम्हारे भाई की बीवी है, दिमाग ने कहा। वो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कैसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो सकते हो? दिल ने भी दुहाई दी। जान से प्यारा भाई जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, दिमाग ने एक और दलील दी। तुम भी तो उससे चाहते हो कि तुम उसको किसी और के साथ देख पाओगे। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। वो वलीमा अटेंड करने के काबिल नहीं था।
इसलिए उसने दराज से 2 नींद की गोलियाँ लीं और पानी के साथ निकल लिया। आज पहली बार उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी, वरना वो ख़्यालों में रहना पसंद करता था। थोड़ी ही देर बाद उस पर कनूद की तारी हो गई और वो नींद की वादियों में उतर गया। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठी थी। बज़ाहिर तो उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर थी, मगर दिमाग कहीं और था। वो रात को शाजिब की डायरी पर किसी लड़की का नाम देखकर परेशान थी। शाजिब उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, तमाम फ़राइज़ बखूबी पूरे कर रहा था, मगर इस सब के अलावा बीवी शौहर का प्यार और तवज्जो भी चाहती है, जो वो राबी को देने से कासिर था। किन ख्यालात में गुम हो बेटा? कई बार पुकारने पर जब वो ना बोली तो करीम मस्तानी ने उसके पास आकर कहा। जी बाबा, उनकी आवाज़ पर वो सोचों की दुनिया से बाहर आई। कोई मसला है बेटा? उन्होंने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। जब से शाजिब ने मुकम्मल तौर पर बिजनेस संभाला था, वो घर पर या दोस्तों के साथ वक्त गुजारते थे। कभी कभार ही ऑफिस चक्कर लगा लेते। नहीं तो, उसने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, फिर 2 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में आ जाओ। वो उसे चाय का कहकर कमरे की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर उनके कमरे में आ गई। अब बताओ, क्यों परेशान हो? उन्होंने चाय का कप उससे लेकर पहला सिप लेते हुए कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? उन्होंने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम शाह की वजह से परेशान हो। वो संजीदा मिजाज है और उसकी तबीयत में ज़रा रोब है, मगर दिल का बुरा नहीं है। तुम जो जो उसको जानोगी ना, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता जाएगा। उन्होंने चाय का दूसरा सिप लेते हुए कहा। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। राबी ने नजरें झुकाए कहा। करीम रज़ानी ने चाय का आखिरी घूंट भरा भरा और कप साइड टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी ज़िंदगी में बहुत से ज़ख्म हैं, खिड़कियाँ हैं, वो कमगो और एहसास दिल इंसान है। मर्द पसंद करेगा मगर दिल की बात किसी को सॉरी 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 मरना पसंद करेगा मगर दिल की बात किसी को नहीं बताएगा। उसकी सर्द भैरी से परेशान मत होना। मुझे उम्मीद है तुम्हारा संग वो बदल जाएगा, बस कभी उसकी तरफ से दिल बुरा मत करना। वो उसे नसीहतें कर रहे थे। अब जाओ बेटा। करीम मेज़दानी ने उसे जाने की इजाज़त दी। वो कप उठाकर कमरे से बाहर निकली। उसे उम्मीद थी करीम मेज़दानी शाजिब की गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में भी कोई बात करेंगे, मगर उनकी बातों में से वो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकी कि वो बहुत से दुख झेल चुका है, जिनकी जलन उसकी आंखों से ज़ाहिर होती है। रात को शाह से आया तो राबी ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया। वो सयान के साथ ही खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती रही। कोई भी औरत अपने और शौहर के बीच किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे जितनी भी साबिर और शाकिर क्यों ना हो। उसके दिल में जलन ज़रूर होती है, और वही जलन इस वक्त राबी के दिल में भी थी। रात के खाने के बाद वह ज़यान को सुलाने उसके कमरे में चली गई। जब वापस अपने कमरे में लौटी तो शाजिब कमरे में नहीं था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह सब्र करती रही। नई नवेली दुल्हन को अपने शौहर का वक्त तो प्यार चाहिए होता है। वो तो हनीमून पर भी नहीं गए थे कि करीम हिसानी ने शाजिब को बहुत मनाया, मगर वह ज़यान को साथ लेकर जाने पर बज़िद था, और ज़यान ज़्यादा तो उसकी पढ़ाई का हर्ज होता। अचानक ही उसे टेरिस पर शाजिब का हिवाला सा नजर आया। वो टेरिस की तरफ बढ़ी और उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो गई। वो न जाने सुगार के साथ कौन से गम सुलगा रहा था। एक सिगरेट खत्म करके उसने दूसरा सुलगा लिया और होठों के साथ लगाया। तभी राबी आगे बढ़ी, झटके से उसके हाथ से सिगरेट ले ली। वो आंखें फाड़े उसे हैरानगी से देख रहा था। वो उसकी आमद से कतई बेखबर था। वो खुद भी अपनी दीदा दलीरी पर अशश कर उठी थी। उसकी ज़्यादती नुकसानदा है और आप मुसलसल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया। पहले मजबूरी थी, अब आदत बन चुकी है, शाजिब ने हंसने से कहा। उसने सिगरेट नीचे फेंका तो सुलग सुलग उसकी हथेली झुलसा गया था। वो हथेली मसलने लगी। शाजिब ने आगे बढ़कर उसकी हथेली सामने की, जिस पर सुर्ख निशान पड़ गया था। क्या ज़रूरत थी उसे हाथ में रखने की? शाजिब ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसकी हथेली पर मरहम लगाया। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आँख की जलन या दर्द की वजह से नहीं, शाजिब की ज़रा सी फ़िक्र की वजह से। उसकी माँ के अलावा किसने इतनी फ़िक्र की थी? एक बार मामू के घर गर्म तेल से उसकी उँगली जल गई थी। वो जलन की वजह से पूरी रात सो न सकी। कौन मरहम रखता उसके ज़ख्म पर? फिर भी वो घर का सारा काम खुद ही समेटती रही। ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो उसके रोने पर घबरा गया। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही हो? उसके आंसू शाजिब को डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने जल्दी से आंसू साफ किए, फिर अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा भी बहुत आया। आराम करें। शाजिब उसके पास से उठने लगा जब राबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ कहीं मत जाएं। वो पहले उसके रोकने पर कुछ देर हौंक बना उसे देखता रहा, फिर वापसी उसके पास बैठ गया। आप वादा करें आइंदा सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे? उसकी ज़रा सी तवज्जो पाकर उससे बातें मनवा रही थी। औरत ऐसी ही होती है, किसी की ज़रा सी मोहब्बत तवज्जो पाकर उससे बहुत सी उम्मीदें और मान वाबस्ता कर लेती है। हालांकि वादा आपको करना चाहिए। शाजिब ने उसकी जली हुई हथेली को देखकर कहा। प्लीज़ मजाक मत करें, वादा करें मुझसे। राबी ने आंखों में आंसू समोए हुए कहा। शाजिब उसकी इस तब्दीली पर हैरान हुए बगैर
ना रह सका। ये शायद उसके लिए नरम 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 लहजे का नतीजा था। आपके सामने सिगरेट हाथ में नहीं लूँगा। शाहज़ेब ने उसका मान नहीं तोड़ा। उसने मुस्कुराकर उसके कंधे से सर टिकाया और शाहज़ेब को करीम याज़दानी की बात याद आई। शादी करके तुम्हें इस हॉल से बाहर आने पड़ेगा। बीवियाँ खुद से बेगानगी बर्दाश्त नहीं करती। वो इंसान को राह रास्त पर लाने के तमाम गुण जानती हैं। आखिरी जुमला उन्होंने हंसते हुए शरीर लहजे में कहा था। उनकी बात याद करके वो भी होले से मुस्कुराया। मुझे क्यों हंसी आ रही है? पता नहीं। सुबह खिलाफ मामूल उसकी आंख देर से खुली। शावर लेकर वो जैन के रूम की तरफ बढ़ी और उसे स्कूल के लिए रेडी किया। जब तक नाज़ा जो घर की मुलाजमा थी उसने नाश्ता भी लगा दिया। नाश्ते की टेबल पर करीम याज़दानी, राबी और ज़ियान ही मौजूद थे। वो अपने साथ साथ ज़ियान को भी नाश्ता करवा रही थी। शाह नहीं उठा। करीम याज़दानी ने अखबार की सुर्खियों पर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, मैं जगाती हूँ अभी। उसने ब्रेड का टुकड़ा ज़ियान के मुंह में डालते हुए कहा। रहने दो, आज मैं ही चक्कर लगा लेता हूँ। ऑफिस का कितने दिनों से इरादा बांध रहा था। वो कुर्सी छोड़कर तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़े। ज़ियान को स्कूल और करीम याज़दानी को ऑफिस के लिए रवाना करके वो अपने कमरे में आ गई। शाहज़ेब अभी बिस्तर में ही दबका हुआ था। राबी उसके बेड पर बैठ गई और काफ़ी देर उसके चेहरे के हर नक्श को अपने अंदर उतारती रही। शाह साहब उठे ना, उसने धीमे से उसे बुलाया। वो सुनी अनसुनी करता आंखों पर बाजू रखकर सो गया। उठे ना, बाबा भी ऑफिस चले गए हैं। उसने फिर आवाज़ लगाई। सोने दो यार, जाओ अपना काम करो। वो नींद से बोझल आवाज़ में गोया हुआ। नहीं, मैं अकेली बोर हो रही हूँ, आप उठ जाए ना। उसने आंखों से उसका बाजू हटाया। क्या है यार, सोने क्यों नहीं देती? उसने सख्त लहजे में डांटते हुए कहा था। टीवी लगा लो, मुझे आराम करने दो। वो गुस्से से कहकर करवट बदलकर सो गया। वो लब काटती आंखों में आंसू भरकर लाउंज में आ गई। उसके जाने के बाद वो उठा। बाबा जान को बहुत जल्दी थी, शादी की सुकून गारिद कर दिया मेरा। वो बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। फ्रेश होकर नीचे आए तो वो लाउंज में बैठी आंसू बहा रही थी। उसे देखकर किचन की तरफ बढ़ गया। वो लाउंज में बैठकर उसी अखबार की वर्क किरदानी करने लगा जो कुछ देर पहले करीम याज़दानी पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद राबी उसके पास नाश्ते की ट्रे लेकर आई थी और उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। सुनो, वो वापस किचन की तरफ मुड़ने लगी जब शाहज़ेब ने उसे रोका। जी। वो उसकी तरफ मुड़ी। नाश्ता किया है आपने? वो ब्रेड पर जैम लगाते हुए बोला। जी, कर लिया। वो वापस मुड़ने लगी जब शाहज़ेब ने उसे अपनी तरफ बुलाया। जी। वो उसके पास आकर बोली। बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो। शाहज़ेब ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बिठाया। उसके ना करने के बावजूद भी शाहज़ेब ने उसे अपने साथ नाश्ता करवाया था। छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो, वो उसे नरमी से कह रहा था और वह सर झुकाए सुन रही थी। वो तो साबिर और शाकिर थी, फिर न जाने क्यों शाहज़ेब की ज़रा सी डांट पर उसके आंसू में जाते थे। अच्छा, मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। तुम टीवी है, स्टडी है, वहाँ वह गुजार लिया करो। बोर क्यों होती हो? वो उसके सर पर हल्की सी चपत लगाता कमरे की तरफ चला गया। एकदम ही राबी का दिल उसका ऑफिस जाने को सुनकर उदास हो गया था। जो लोग दिल में बस जाएँ या बसने लगते हैं, फिर जी चाहता है वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें, हमारे आसपास अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। और शायद राबी के दिल में भी शाह से बस गया था। ये उदासी बेजा ना थी। मासी, जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ गया था। वो न जाने कितने घंटे सोता रहा। लगातार सोने की वजह से उसकी आंखों के पपोटे सूज गए थे। वो फ्रेश होकर नीचे आया। लाउंज में बैठे वो तीनों किसी बात पर कहका लगा रहे थे। उसे देखकर सबकी हंसी को ब्रेक लगा। भैया, आप तो मुझसे बात ना करना। कल आपकी वजह से मुझे दोस्तों के सामने इस कदर सबकी हुई। सभी कह रहे थे तुम्हारे बड़े भैया नजर नहीं आ रहे। अब मैं उन्हें क्या कहता, वो अंदर कमरे में खराटे ले रहे हैं। ज़िशान नॉन स्टॉप शुरू हो गया। एमएलए से आंख के इशारे से मजीद बोलने से मना किया। बस ज़रा तबीयत ख़राब थी मेरी, रियली सॉरी। उसके पास सोफे पर बैठते हुए बोले। एमएल से शान के साथ वाले सोफे पर बरजुमान थी और करीम मिस्तानी बिल्कुल सामने। ओ क्या हुआ भैया? उसने शासिब का हाथ अपने हाथों में लिया। आपको तो टेम्परेचर हो रहा है, उसने हाथ की गर्माहट महसूस करके कहा। नहीं, बस ज़रा सा सर दर्द है। शाकर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाओ। करीम मिस्तानी ने भी उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। नहीं, टैबलेट लूँगा तो आराम आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। शाहज़ेब ने शान से हाथ छुड़वाते हुए कहा। अंकल सही कह रहे हैं भैया। एमिल पहली बार उससे बराह रास्त मुखातिब थी। मेडिसिन लूँगा, आराम आ जाएगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा, मैं खानसामा से आपके लिए खाना का कहती हूँ। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ी जबकि ज़िशान शासिब का होले होले सर दबा रहा था। खाना खाकर उसका जी मतलाने लगा। शायद बुखार की वजह से वो चहलकदमी करने के लिए लॉन में निकल आया। थोड़ी देर चलकर जब उसकी तबीयत थोड़ा बेहतर हुई तो वो दलान में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। तभी बेराते तौर पर उसकी नज़र ज़िशान के कमरे से महका टेरेस पर गई। ज़िशान उसके हाथ पकड़े न जाने क्या कह रहा था जिस पर वो खिलखिला रही थी। शासिब ने कर्ब से आंखें बंद की। हमेशा उसने अमिल को हमसफ़र के तौर पर सोचा था। इसी के ख्वाब से जाए तब अमिल को भाभी तस्लीम करने में दिक्कत महसूस हो रही थी। सारे ख्वाब शीशे की तरह टूटकर पाश-पाश हो गए जो उसे अंदर ही अंदर ज़ख्मी कर रहे थे। उसके तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ज़िशान की शादी एमिल यानी उसकी फ़ैरी से हो रही है, वरना वो पाकिस्तान आने की गलती ना करता। उसने चक्कर को दोनों हाथों से थामा। या खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? मैं कैसे इसे बर्दाश्त करूँ? मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मेरी आज़माइश कम कर दें।
उसने तड़प कर इल्तिजा की। ज़ीशान उसे हाथ दिला रहा था और शायद कुछ कह भी रहा था, मगर शाजिब को उसकी आवाज़ न सुनाई दी। जवाबन उसने भी हाथ उठाकर हिलाया। मैं फ़ना हो जाऊँगा मगर कभी अपने भाई की खुशियाँ नहीं छीनूँगा। इन दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। मैं उनकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा। उसने सोचते हुए कुर्सी छोड़ी और अपने कमरे की तरफ चला गया। उनकी आँखों की इजाज़त मार देगी, मुझे इस बार हिजरत मार देगी। हँसी में दुःख छुपा लेता हूँ अपने, किसी दिन ये सहूलत मार देगी। कभी सोचा नहीं था तेरे होते, कोई ताज़ा मोहब्बत मार देगी। किसी को अपना दुश्मन ही बना लूँ, वगरना ये फ़रागत मार देगी। तबीयत बेहतर होते ही उसने करीम रस्तानी से लंदन वापस जाने की बात कर दी। अगरचे वो वापस न जाने के लिए आया था, मगर रोज़-रोज़ एमिल को देखकर खुद को नसीहत नहीं दे सकता था और ना ही किसी को शक व शुबहात में मुब्तला करना चाहता था। करीम रस्तानी उसकी बात सुनकर भड़क उठे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाह, अभी तुम आए हो, एक माह नहीं हुआ और तुम वापस जाने की बात करते हो। होश ठिकाने में है या नहीं? बाबा जानी, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं ज़ीशान की नाराज़गी की वजह से आया था और अब उसने मनमनाते हुए कहा, शादी तो तुमने उसकी अटेंड की नहीं। करीम रस्तानी ने उसकी बात काट कर कहा, ज़ीशान और अमल हनीमून पर जाना चाहते हैं। जब तक उनकी वापसी होती तुम यहीं रहोगे। करीम बिस्तानी ने हतमी अंदाज में कहा। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठे थे। ज़ीशान और अमल आह की तरफ गए हुए थे। शाजिब ने मौका अच्छा जानकर वापसी की बात छेड़ दी थी। मैं तो चाहता था तुम लंदन से वापस आओ तो तुम्हारी भी शादी कर दूं। आखिर कब तक ऐसे अकेले रहोगे? करीम बिस्तानी ने उसे गुमसुम देखते हुए कहा। मैं शादी नहीं करना चाहता। एकदम उसके दिमाग की रगें तन गई थी। क्यों एलर्जिक होती है शादी से? तुमसे ज़ीशान कितने बरस छोटा है और वो अपना घर बसा चुका है। करीम हिस्सानी ने उसे ज़ीशान की मिसाल देकर कहा, मुझे नहीं करनी शादी, बस और अगर अब आपने टॉपिक छेड़ा तो बगैर बताए कहीं भी चला जाऊँगा। वो सख्ती से कहता अपने कमरे की तरफ चला गया। करीम बिस्तानी हैरानगी से उसका ये रूप देख रहे थे। उन्हें बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो लाइट ऑफ किए कुर्सी पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, तभी दरवाज़ा खोलकर करीम यज़दानी अंदर दाखिल हुए। कमरा मुकम्मल सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। उन्होंने लाइट ऑन की और ताज्जुब से शासिब को देखा। ये सब क्या है शाह? करीम यज़दानी उसके पास है, वो नज़रें झुका क्या था। तुमने कब से सिगरेट पीनी शुरू कर दी? करीम यज़दानी ने नीचे मसले हुए सिगरेट देखकर कहा। वो हनूस खामोश रहा। क्या बात है शाह? उन्होंने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन सी आग तुम्हारे अंदर दहक रही है, जिसके शोले तुम्हारी आंखें उगल रही हैं? बाबा आप नहीं समझ सकते, मैं आपको नहीं समझा सकता, उसने बेबस होकर कहा था। कुछ देर करीम यज़दानी उसको देखते रहे, फिर उसे लंदन जाने की इजाज़त देकर कमरे से बाहर निकल गए। लंदन से वापसी पर खुशबाश था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना डिस्टर्ब है? वो करीम निसानी को बेचैन कर गया था, उन्हें भी गहरी सोचों में धकेल गया था। वो हमेशा के लिए लंदन चला गया था। उसके जाने के बाद ज़ीशान ने हनीमून मनाने का इरादा तर्क कर दिया। करीम निसानी के साथ उनके बिजनेस में मसरूफ़ हो गया। ज़िंदगी फिर से अपनी जगह पर रवाना हो चुकी। रुक तो वो भी गया था ज़िंदगी की इस दौड़ में। लंदन आकर भी उसकी उदासी में कमी नहीं हुई और ना ही अपना ध्यान काम पर लगा पाया। सारा दिन कमरे में सिगरेट सुलगाकर माजी की सितम शरीफी याद करता या टेरेस पर खड़े होकर घंटों अपने हाथों की लकीरों को घूरता रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस हॉल से बाहर आने लगा और अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। आखिर कब तक वो खुद को अज़ियत देता, कब तक किस्मत को मोरे दे इल्ज़ाम ठहराता रहता। लंदन में उसे आए 3 माह हुए थे जब एक दिन उसे ज़ीशान ने बताया कि वो बाप बनने वाला है और शाजिब आया। उसने दिल से ज़ीशान को बाप बनने पर मुबारकबाद दी थी। वो उसकी खुशी से चहकती आवाज़ सुनकर खुद भी मुस्कुराया था। कभी कभी अपनों की खुशी में इनकार साथ हंसकर देना कभी-कभी अपनों की खुशी में उनका साथ हँसकर देना पड़ता है, चाहे दिल गम से कितना ही भरा हुआ क्यों ना हो। और वो भी ज़ीशान के साथ देने पर मजबूर था। नन्हे सयान की पैदाइश पर शाहज़ब ने बहुत से तोहफे भेजे थे। वो भी अपनों के पास जाना चाहता था, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे वो पाकिस्तान जाएगा तो ज़ीशान की खुशियों को खा जाएगा। हाल वो लाउंज में बैठी शो देख रही थी जब शाहज़ब आंधी तूफान बना घर आया। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही? शाहज़ब ने गुस्से से पूछा। वो मेरा सर तो कमरे में है, उसने डरते हुए कहा। आज सुबह भी उसकी झिड़क सुन चुकी थी जो अभी उसके जहन में ताज़ा थी। ज़ूबिया पप्पू ने रात के खाने पर बुलाया है हमें, शाहज़ब ने नरम पड़ते कहा। बाबा जानी और ज़ैहान तो नहीं जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे। उनका घर काफ़ी दूर है, वापसी शायद लेट हो, इसलिए ज़ैहान को बाबा जानी के पास छोड़ना ही ठीक रहेगा, शाहज़ब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक है। वो टीवी बंद करके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने मौसम की मुनासबत से तेज़ सब्ज़ कलर का सूट निकाला जिस पर गोल्डन कलर की खूबसूरत और नफासत से मोतियों की कढ़ाई की गई थी। आधे घंटे में वो रेडी हो चुकी। शाजिब कमरे में आया तो उस पर से नज़र हटाना भूल गया। बिलाशुबा वो बहुत प्यारी लग रही थी। मौसम के तेवर ठीक नहीं थे। तुम शॉल वगैरह भी साथ ले लो, शाहज़िब ने उस पर से नज़र चुराते हुए कहा। उसने इस बात पर सर हिलाया, तभी शाहज़िब की नज़र उसके खाली गर्दन पर पड़ी। उसने अपनी अलमारी का लॉक खोला। बरसों पहले जो लॉकेट उसने किसी और के लिए लिया था वो निकाल कर राबी की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? राबी ने पूछा। लॉकेट है, पहन लो, अच्छा लगेगा, शाहज़िब ने जवाबन कहा।
आप पहना दें। उसने शाजिब के हाथ से लॉकेट नहीं लिया, मजबूरन शाजिब को ही उसे लॉकेट पहनाना पड़ा। उसकी सुराहीदार गर्दन पर वो लॉकेट बहुत जच रहा था। शाजिब उस पर से निगाह हटाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में शावर लेने चला गया। जब तक वो रेडी होते करीम यज़दानी भी घर आ गए। यज़दान ज़यान उन्हीं के पास था। बाबा जान उससे इजाज़त लेकर ज़यान से प्यार करके वो दोनों गाड़ी में बैठकर ज़ूबिया बेगम के घर की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर गहरे से बादल छाए हुए थे। परिंदे आसमान पर गोलदारी की शक्ल में उड़ते हुए घरों को लौट रहे थे और वो दोनों इस मौसम में घर से निकल आए। वो ड्राइविंग करते शाजिब को बार बार मुड़ कर देख रही थी। वो कमीज शलवार में बहुत डैशिंग लग रहा था। सॉरी, डिसेंट लग रहा था, डैशिंग नहीं, डिसेंट। डैशिंग भी लग ही रहा होगा, नॉवल का हीरो जो है भाई। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। क्या देख रही हो? शाहज़ेब ने उसे अपनी तरफ देखते पाकर कहा। कुछ नहीं, उसने घबराकर जल्दी से नज़रें हटाकर गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया। शाहज़ेब के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तभी शाहज़ेब के मोबाइल पर रिंगटोन हुई। हेलो, उसने कॉल पिक करके कान से लगाया। जी, रास्ते में है, बता दूंगा, अल्लाह हाफ़िज़। शाहज़ेब ने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा। किसकी कॉल थी? राबी ने पूछा। बाबा जानी की, कह रहे थे वहाँ पहुँच कर बता देना। शाहज़ेब ने एक नज़र उसके सर्दी से सुर्ख होते चेहरे पर डालकर कहा। बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और हल्की हल्की हवा भी हो रही थी। चंद ही पल गुजरे थे कि सूबिया बेगम का घर भी आ गया। सूबिया फूफा और उनकी बहू ने दरवाजे पर ही वेलकम किया। रावी उनकी मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुई और अपनी इस कदर इज्जत और आवभगत से उसकी आंखें भीग गईं। वो तो इस काबिल नहीं थी, यकीनन इसी शख्स की वजह से वो इज्जत और प्यार लेने के काबिल हुई थी। उनकी वापसी रात को देर से हुई। ज़ूबिया बेगम ने शासिब को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि सर्दी में टटरने की वजह से राबी को फ्लू हो गया था और उसका अपना सर भी दर्द से भारी था। एक बात पूछूं? वो लॉकेट उतार रही थी जब उसके जहन में एक सवाल आया। वो बिस्तर पर लेट चुका। ये लॉकेट आपने किसके लिए लिया था? उसने आम से लहजे में पूछा था, मगर शाजिब को उसका लहजा शक से भरा हुआ लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपने कब और किसके लिए लॉकेट लिया? मुझे पहले तो नहीं दिया और ना ही मैंने देखा ये। उसने इयररिंग्स उतारते कहा। नरमी से पेश आता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि तुम सवाल जवाब करने लग जाओ। वह नरूटेपन से कहता उसकी तरफ से पुश्त करके लेट गया। उसने भी तुम्हारा कोई सवाल नहीं किया। ड्रेस चेंज करके वो सयान के कमरे की तरफ चली गई, जो नाराजगी का बरमिला इजहार था। अगले दिन वो करीम रज़ानी की इजाज़त से ज़यान को लेकर मेके चली गई। शाजिब से इजाज़त तो दूर, उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। शाम को वो घर आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। कहाँ गए सब लोग? उसने मुलाज़मा नाज़ो से पूछा। बीवी जी सयान मियाँ मियाँ को लेकर मेके गई हैं, बड़े साहब कमरे में हैं। नाज़ो बताकर किचन में रोपुश हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। मेके, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे? वो गुस्से से खौलता करीम रज़ानी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने अपने हिसाब काबू किए। वालेकुम अस्सलाम। वो नज़रों का चश्मा लगाकर कोई किताब पढ़ रहे थे। उसे देखकर किताब साइड टेबल पर रख दी। आ गए तुम? उन्होंने नरमी से पूछा। जी, वो उसके कमरे में आने की वजह जान गए थे, तभी बोले। रबीका में के गई है। अ, कल इतवार था तो ज़यान को भी ले गई। तुमसे पूछा था उसने? नहीं। किसके साथ गई है? उसके माथे पर पड़ी सिलवटों में इजाफा हुआ। ड्राइवर छोड़ आया था उससे। करीम इस्तानी ने उसके चेहरे पर से कुछ खोजने की कोशिश की। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो तुमसे नाखुश है? वो उनकी बात पर खामोश हो गया। अच्छी और तमीज़दार बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है। सबसे बढ़कर वो ज़यान को एक माँ की तरह ट्रीट करती है। हालांकि उसकी उम्र ही क्या है, फिर भी वो जिम्मेदारियों को खुशउस्लूबी से निभा रही है। मगर तुम समझ बूझ रखते हुए भी क्यों अपने फ़र्ज़ से नज़रें चुरा रहे हो? एक तो दिन भर की थकन और फिर करीम इस्तानी की बातें। उसे सख्त ताव आ गया। निभा तो रहा हूँ, सब्र कैसे निभाऊँ? बेजार होकर नहीं, दिल से ज़िम्मेदारियाँ निभाओ। उनकी बात पर उसने सर हिलाकर उठना चाहा। तभी करीम रसानी बोले। अब सुबह जाकर उसे ले आना, ये ना हो कि मुझे याद दिलाना पड़े। वो वापस किताब हाथ में ले चुके। वो लंबी लंबी टक भरता बाहर निकल गया। माजी वक्त पर लगाकर गुजर गया। शासिब को लंदन गए 5 साल होने को आए थे। उन्हीं दिनों अहद की शादी क्लास फेलो निशा के साथ तय हो गई। शादी की शॉपिंग वगैरह एमिल को ही करनी थी, इसलिए वो शादी के दिनों इधर ही शिफ्ट हो गई थी। आज वो दोनों ज़यान को लेकर अहद के साथ ब्राइडल ड्रेस लेने आए थे। अहद ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पसंद किया, जिस पर गोल्डन और ब्लू कलर का काम किया हुआ था। वहाँ की शॉपिंग मुकम्मल कर उन्होंने महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर की राह ली। ज़यान अहद के साथ उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था और सुशान और एमल अपनी करोला में। मामू आइसक्रीम खानी है? 4 साल का ज़यान आइसक्रीम पार्लर देखकर मचल गया। उसकी आइसक्रीम की रज से मजबूरन अहद को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा। आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होकर वो वापस गाड़ी में बैठे। घर पहुंचते ही खबर ने उनके उसान खता कर दिया। हाथ को मुलाजिम के पास ही छोड़कर वापस गाड़ी लेकर अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचकर जो खबर उसकी समायतों में पड़ी, वो सुनकर निढाल सा होकर बेंच पर ही गिर गया। सुशांत और रेमल का एक्सीडेंट हुआ था। सुशांत तो मौके पर ही जान बहक हो गया और रेमल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सुशांत की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद घर भेज दिया गया। शाहजेब को भी इस खबर की इत्तला कर दी गई थी। वो वहां से आने के लिए तड़प रहा था। करीम इस्तानी वो तो बिल्कुल हिम्मत हार बैठे। जवान बेटा आज अल्लाह को प्यारा हो गया था। उनके घर की खुशियों को एक बार फिर से किसी की नज़र लग गई थी।
वो ज़ीशान की तदफीन के बाद लंदन से आया था। अंदर दाखिल होते ही जो पहली नज़र पड़ी वो चारपाई थी जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। उससे नज़र होती हुई हाथ पर गई जो बेआवाज़ रो रहा था। आज से नज़र होती हुई करीम मेज़बानी पर गई जो सब की इंतहा पर थे। तभी किसी की नज़र उस पर पड़ी। शाज़िब आ गया। सब उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। वो नहीं जानता था कौन कौन इससे लिपट कर उसे तसल्ली दिलासे दे रहा था। वो तो जैसे पत्थर हो गया था। वो रोते हुए ज़यान को अपने साथ भींचे हुए था। आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे। दिल गम से फटने को था मगर वो तो जैसे बुत बन गया था। आज वो लड़की जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती चेहरे पर हर तरह का रंग सजा लेती थी, आज वो खामोशी से सोई हुई थी। और ज़िशान जो हर बार उसे कहता था भाई मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मगर उसके आने पर उसे खुशी से गले लगा लेता था, आज कहीं छुप गया था। हमेशा के लिए से रूठ गया था। करीम सानी राहत उसे तलाशे दे रहे थे मगर एक जाम चुप थी जो उसके होठों से चिपक गई। इस दिल जला देने वाले हादसे से गुजरकर वो कमरे में बंद होकर रह गया था। दिन में कई डिब्बियाँ सिगरेट के ख़त्म कर देता। ये मेरे अंदर की आग थी। कौन इन दोनों को जो इन दोनों को ख़त्म कर गई? ये मेरा कसूर था। मेरा दिल इनकी खुशनुम कबूल नहीं कर पा रहा था, इसलिए खुदा ने इन दोनों को छीन लिया। एक आंसू का कतरा जो उसका चेहरा भिगोते हुए हथेली पर आ गिरा। उसके अंदर इतना गम था कि अगर रोता तो सबको बहा कर ले जाता, मगर ये आंसू भी कभी कभी रूठ जाते हैं। बावजूद गम तड़प गई आंखों में नहीं लाते, दिल ही दिल में गिर कर उसे जख्मी कर देते हैं। वक्त हर जख्म का मरहम होता है और वक्त के साथ सभी संभल गए थे। करीम जानी भी पहले की तरह नहीं रोते थे। अपने बेटे की निशानी को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया था। आहत की जो इस हादसे की वजह से कैंसिल हो गई थी, चंद माह बाद सादगी से हुई और वह निशा को लेकर बैरून मुल्क चला गया। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। जाते हुए वो ज़यान को साथ ले जाने पर बसे था, मगर शाहज़ब ने ज़यान को अपने पास रख लिया। ज़िंदगी फिर अपनी जगह पर रवाना हो गई। तभी एक दिन करीम रिज़वानी ने उससे शादी की बात कर दी। शाहज़ब मैं चाहता हूँ तुम हम शादी कर लो। ये वीरान घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। पहले अमल थी, उसके हंसने खिलखिलाने से घर में रौनक थी, अब ये सन्नाटा दिल को चीरता है। वो आंखों में आने वाली नमी साफ करते हुए बोले, बाबा जानी मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। शाहज़िब ने उन्हें याद दिलाया, कभी तुमने बूढ़े बाप की कोई बात मानी है? हर बार तुमने मुझे मायूस किया है। बाप मर गए, ऐसा तो मत कहें। शाहज़िब ने उन्हें टोका। फिर मेरी बात मान लो बेटा। करीम यसानी ने उसे अलतजा की। ठीक है, जहाँ करना चाहते हैं शादी करते हैं। वो उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गया था। शाहज़िब के हामी भरते ही करीम यसानी ने ज़ोबिया बेगम को रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। फिर ज़ोबिया बेगम शाहज़िब को लेकर सुहेल अहमद के घर गई थी। शाहज़िब खुद को शादीशुदा ज़ाहिर करने के लिए ज़ैन के साथ ले गया था कि लड़की वाले अपनी कंवारी बेटी का रिश्ता शादीशुदा मर्द को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, मगर नतीजा उसके बरक्स निकला था। हाल उसने रात बहुत मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही सुहेल अहमद के घर पहुंच गया। जितनी देर वो वहां बैठा रहा अपने सांप को काबू करने की कोशिश करता रहा। फिर राबी और जैन को लेकर घर आ गया। राबी को कमरे लाकर वो जैसे फटी पड़ा था। ऐसा क्या कह दिया था मैंने तुम्हें जो मेरा तमाशा बना रही हो? कि इसकी इजाज़त से तुम गई थी? मैं क्या बताऊँ? मुझे वो उसकी तेवर देखकर सहम गई थी। वो वापस इजाज़त दी थी मैंने, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। शौहर मैं हूँ तुम्हारा, उसने जताकर कहा। वो नज़रें झुका गई। आज के बाद अगर मेरी इजाज़त के बगैर कमरे से भी कदम बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। शाहज़िब ने सख्त लहजे में कहकर बाहर निकल गया। वो उसके जाने के बाद बेड पर बैठकर ज़ारों की तार रोना शुरू हो गई। कल नासिर बेगम ने भी उसे खरी-खरी सुना दी और अब शाहज़िब ने उसका रोना बचा था। मम्मा आप रो रही हैं? ज़यान कमरे में आया तो उसे रोते हुए देखकर गोया हुआ, मगर वो हनोज रोती रही। पापा ने डांटा है। उसने अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू साफ किए। राबी ने इस बात पर सर हिलाकर उसे अपनी बाहों में भेज लिया। नन्हा ज़यान उसे अपना हमदर्द लगा था। वो स्टडी में बैठा था जब ज़यान अंदर दाखिल हुआ। बाबा जानी मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मम्मा को क्यों डांटा? वो रो रही थी। ज़यान ने मुँह बचोरा, तो मम्मा के सिफारिशी बनकर आए हो? शाहज़िब ने उसे कहा। मम्मा को सभी डांटते हैं, वो आंटी भी डांट रही थी। शाहज़िब को उसकी बातों में दिलचस्पी पैदा हो गई। कौन सी आंटी? वही मोटी सी जिनके घर हम मम्मा को लेने गए थे। ज़ियान ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, शाहज़िब ने याद करने की यकीन की। तो क्या कहा उन्होंने मम्मा को? मैं वो दूसरी आपी के साथ बात कर रहा था, वो कुछ मम्मा को कह रही थी। मम्मा बहुत रोई थी, मैंने ही उनके आंसू साफ किए। मम्मा ने कहा किसी को मत बताना, मैंने आपको बता दिया, उसने राजदारी से कहा। शाहज़िब उसकी बात पर मुस्कुराया। अब नहीं डांटेंगे ना मम्मा को? उसने तस्दीक चाही। अब तो ज़ैन की बात माननी पड़ेगी, शाहज़िब ने कहा। तो ज़ैन खुशी से भागता हुआ राबी को एक खुशखबरी सुनाने चला गया। आंटी ने आके किस बात पर रबीका को डांटा होगा? शाहज़िब के लिए नहीं सोचो कि दरवाजे खुल गए थे। शाहज़िब की डांट का उस पर खातिर ख़वाह असर हुआ था। चंद दिनों से उसकी तबीयत ख़राब थी और जब से ज़ुबैर बेगम के घर से लौटी थी, ठंड लगने की वजह से बुखार भी रहने लगा था, इसलिए वो भी कमरे में बंद होकर रह गई। ज़यान और करीम रज़दानी का भी पहले जैसा ख्याल नहीं रख पा रही थी, जिसका कसूरवार उन्होंने शाहज़िब को ठहरा दिया और उसकी अच्छी खासी क्लास भी ले डाली। आप मुझसे नाराज़ हैं? वो सोफे पर बैठी मोबाइल के साथ बिजी थी। जब शाहज़िब ने उससे पूछा, उसने बगैर उसकी तरफ तवज्जो दिए निफ़े में सर हिलाया। शाहज़िब उसके पास आकर बैठा, मोबाइल उसके हाथ से लेकर अपनी गोद में रखा। फिर बेजार सी क्यों रहती हो? क्या मेरा साथ पसंद नहीं? उसने राबी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैंने ऐसा कब कहा? राबी ने उसकी बात पर सर उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दो। शाहज़िब ने उससे माफ़ी मांगी। सब करीम मिज़ानी की डांट का असर था।
मैं आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकती, उसने दिल से कहा। फिर ये सब क्या है? हर वक्त कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? तब भी ठीक नहीं है। उसने सर झुका कर कहा, तो पहले बताती ना, फिर डॉक्टर के पास चलो। शाहज़िब को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया था। उसके मुसलसल इनकार के बावजूद शाहज़िब उसे लेकर डॉक्टर के पास गया था, और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, शाहज़िब का दिल खुशी से भरने के लिए काफ़ी था। बाप बनने का एहसास उसे सरशार कर रहा था। उसके चेहरे से रोशनियाँ फूट रही थीं, और जब घर आया तो उसने खबर करीम मेज़बानी को सुनाई। वो सजदा रेज़ हो गए थे अपने बच्चों की सेहत सलामती के लिए और इस घर की खुशियों के लिए। आने वाले दिनों में शाज़िब ने उसका हद से ज़्यादा ख़्याल रखा था, उसके खाने-पीने, सोने-जागने, उसकी सेहत का। और फिर वो वक़्त आ गया जब उनके घर गोल-मटोल सी लड़की ने जन्म लिया। वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई। बहन के आने-जाने की वजह से ज़ियान की खुशी रीत नहीं थी। वो उछल-उछल कर खुशी का इज़हार कर रहा था। शाज़िब ने पहली बार अपनी बेटी को देखा और उसकी बाहों में उठाकर कहा, इसका नाम एमिल बतूल रखूँगा। वो जो आँखें मूंदते खामोशी से लेटी थी, शाज़िब की बात पर उसकी आँखें फट से खुल गई थीं। ये नाम तो वो उसकी डायरी पर शेर समेत देख चुकी थी। नहीं, राबी ने नफ़ी में सर हिलाया था। क्यों? वो उसके गाल चूमते बोला, इसके अलावा आप जो नाम रखेंगे, मगर ये नाम नहीं रखने दूँगी। उसने अटल लहज़े में कहा, इस नाम में क्या खराबी है? शाज़िब ने उसके पहलू में से वापस रखते कहा। उसे हैरत ही क्या कि एमिल के नाम पर राबी का रवैया ऐसा क्यों हो गया? राबी ने आँखों पर आँसू रख लिए, जिसका मतलब वो अच्छी तरह समझ गया। कुछ ही देर बाद सुहेल अहमद और नासरा भी तहाइफ के साथ आ पहुंची। नासरा बेगम राबी से बुरे दिल से ही मिली थी। उनके दिल में यही ख्याल था कि आज अगर ये राबी ना होती तो मेरी हेरा इस घर की बहू होती। मगर ये तो नसीब का खेल है। जब से उन पर हकीकत खुली थी कि शाह से पहले से शादीशुदा नहीं था, तो उनका रवैया राबी से काफ़ी सख्त हो गया था। सुहेल अहमद और नासरा के जाने के बाद वो उसके लिए सूप लेकर कमरे में आया। ये जल्दी से पी लो। शाहजिब ने साइड टेबल पर बाउल रखा। एमएल नाम अच्छा है ना? राबी ने कुछ सोचते हुए कहा। ये नाम ठीक रहेगा। उसने शाहजिब की तरफ देखते कहा, ये सूप पी लो। उसने राबी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। तभी नन्हे वजूद ने तेज़ आवाज़ में राग अलापने शुरू कर दिए। उसने बेबसी से शाहजिब को देखा, और वो उसकी सूरत देखकर मुस्कुराहट छुपाता बाहर निकल गया। बच्चों को पालना उसके लिए नया तजुर्बा था और काफ़ी मुश्किल भी, और ऊपर से सयान के एग्ज़ाम्स भी सर पर आ गए। वो खुदा का शुक्र था कि एक बूढ़ा वजूद घर पर था, यानी करीम बिस्तानी, जो सयान की पढ़ाई के मामले में काफ़ी उसकी मदद कर देते थे। शाजिब को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी। घर आता तो थोड़ी देर सयान और एमिल के साथ वह गुजार कर सो जाता या फाइलों में सर खपाता रहता। एमिल की सुबह से तबीयत ख़राब थी। वो मुसलसल रो रही थी। वो उसे कभी शानों पर डालकर कमरे में टहलती, कभी बाजू में झुलाती। शाम को शाजिब आए तो वह एमिल को उसकी गोद में डालकर रोने लगी। दिन भर उसको उठा उठाकर उसके बाजू शल हो गए थे। कमर में भी नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। अरे क्या हुआ? वो अमल को गोद में उठाकर थपकने लगा। अब वो चुप हो चुकी थी और गनूदगी में थी, मगर राबी रोने में ही मसरूफ़ थी। इस वक्त उसे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ बच्चों के साथ ही मसला होता है कि वो मखसूस वक्त पर रोते हैं। वो अमल को हंसती से बेड पर रखकर उसके पास आकर बैठा। क्यों रो रही हो? आपको मेरी ज़रा फिक्र नहीं है। सारा दिन उसने मुझे आराम नहीं करने दिया। सर दर्द से फटा जा रहा है, बाजू शल हो गई हैं, जिसका जिस्म का पूर दर्द कर रहा है। वो दुपट्टे से नाक रगड़ते हुए भराई हुई आवाज़ में बोली, इतना नहीं, एक दिन ऑफिस से छुट्टी कर लें, काम की पड़ी रहती है आपको। शाजिब ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। घर बैठूंगा तब भी तुमको एतराज़ होगा कि काम नहीं करते, इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वगैरह वगैरह। शाजिब की बात पर उसने एक नाराज़ नज़र उस पर डालकर उठकर रेमल के पास आकर लेट गई। अगले चंद दिन आराम से गुजरे। फिर हिरा की शादी सर पर आ गई। उसका रिश्ता दूर पार के किसी कज़न से हुआ था, जिनका ताल्लुक खाते पीते घराने से था। वो तो इस सारे मामले में भौंकला कर रह गई। ज़ियान तो 6 साल का था, मगर अहमल छोटी थी। उसको संभालना खासा मुश्किल था। उसकी अपनी सेहत भी बहुत गिर गई थी। शाजिब ने इसको हिरा की मेहंदी वाले दिन सुहेल अहमद के घर छोड़ा था। ज़ियान को वो अपने साथ लेकर आया था। उसने हर रस्म में हिस्सा लिया, और जब एमिल को सुलाने कमरे में आई, तभी नासरा बेगम भी सर पर आ खड़ी हुई। सब मेहमान अभी हॉल में हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। मैं तो एमिल को सुलाने आई थी। उसने पास लेटी एमिल की तरफ देखकर कहा, मेहमानों का इंतजाम भी करना है, मगर यहाँ मेज़बानी अपने बिस्तर संभाल चुके हैं। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गई। राबी ने इसी वक्त शाजिब को कॉल करके बुलाया और उसके साथ वापसी घर आ गई। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। शाजिब ने भी उससे पूछगिछ करने की कोशिश नहीं की। बारात और वलीमे का फ़ंक्शन भी उसने शाजिब के साथ अटेंड किया, और उसी के साथ वापस आकर शाजिब नाज़िर बेगम का उसके साथ रवैया देख चुका था, मगर वो तनकीद कम ही किसी पर करता, मतलब कि बात हो तो कर लेता, वरना उसे अपने ख्यालों की दुनिया ही बहुत अजीज़ थी। दिन हफ्तों से महीनों और सालों में बदलने लगा। एमिल बड़ी होती जा रही थी। जब उसने चलना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा खुशी सियान को हुई। वो उसकी उंगली पकड़कर सारे घर में घुमाता और कभी उसे खिलौनों से बहला रहा होता। उसकी और एमिल की उम्र में 6 साल का फ़र्क था, और वो काफ़ी समझदार भी हो गया था। एमिल जब स्कूल जाना शुरू हुई तो जयान के पाँव उसकी ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो फ़ख्र से गर्दन तान कर अपनी बहन की उंगली पकड़कर स्कूल ले जाता। अब राबी, एमिल और ज़यान के घर आने तक पूरे घर में चकराती फिरती। घर में सिर्फ वो और करीम मेज़बानी होते थे, जो कभी कभी ऑफिस चले जाते किसी दोस्त रिश्तेदार के घर। उनकी गैर मौजूदगी में घर की खामोशी और बेरहनी उसे काट खाने को दौड़ती। मम्मा, ज़यान भाई की लड़ाई हुई है। राबी उसका यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी जब एमिल ने कहा,
क्यों? राबी को हैरत हुई। ज़यान खासा शरीफ बच्चा था, इस तरह की हरकत की उससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो मौज में मुझे चुटकी काटी तो ज़यान भाई ने उसे थप्पड़ मारा, एमिल मासूमियत से बता रही थी। ज़यान बेटा, राबी ने ज़यान को आवाज़ दी। थोड़ी देर वो भागता हुआ आया। जी मम्मा, किससे लड़ाई हुई है आपकी? राबी ने नरमी से पूछा। वो एमिल से ज़्यादा ज़यान का ख्याल रखती थी। मौसस ने मेरी बहन को मारा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी एमी को उंगली भी लगाए। ज़यान ने जज्बाती होकर कहा, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, पापा को पता चला तो वो नाराज़ होंगे, आइंदा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। राबी ने प्यार से समझाया, और तुम भाई की लड़ाई मत करवाया करो। राबी ने अमिल को डांटा, जिस पर अमिल ने ज़यान की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा। राबी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई थी। अमिल बहुत शरारती थी और कभी कभी ऐसी बात या हरकत कर जाती कि राबी से हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। शाम को वो कपड़े प्रेस करके अलमारी में टांग रही थी। शाहज़ेब के आने में अभी काफ़ी वक्त था और वो दोनों बच्चे करीम रज़ानी के पास थे। वो बोर होने के बजाय कपड़े टांगने का काम सरअंजाम देने लगे। कपड़ों को अलमारी सेट करके उसने दराज खोलने की कोशिश की जो शाहज़ेब हमेशा लॉक करके रखता था। उसे तजस्सुस था, आखिर शाहज़ेब ने ये लॉक क्यों रखा है, मगर आज खिलाफ तवक्का लॉक खुल गया था। उसे खुशी हुई। उसने घड़ी पे टाइम देखा, फिर शाहज़ेब के आने में आधा घंटा बाकी था। फिर भी उसने हिफाजती इक़दाम के तौर पर डोर लॉक कर लिया। दराज खोलकर पहली नज़र उसकी रेड कवर डायरी पर पड़ी। उसने लपक कर डायरी उठाई और बाकी दराज चेक करने लगी, मगर वहाँ शाहज़ेब की ज़रूरी फाइल्स अलावा कुछ भी नहीं था। वो डायरी लेकर बेड पर बैठ गई। वो डायरी को उलट पुलट के देख रही थी। फिर डायरी खोली। पहले सफ़ा शाहज़ेब का नाम जगमगा रहा था। उसने सफ़ा पलटा। माँ के बारे में खूबसूरत बात लिखी थी, जिससे पढ़कर देखकर उसकी आंखें भीग गईं। वो सफ़े पलटती गई। तभी शाहज़ेब की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। वो फुर्ती से उठी, डायरी दराज में रखकर दराज बंद किया और नीचे आई। शाहज़ेब मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में करीम सानी के पास बैठे ज़ियान और अमल भागते हुए उसके पास आए। वालेकुम अस्सलाम। रावी ने धीमे लहजे में सवाल का जवाब दिया, मगर दिल डायरी में अटका हुआ था। शाहज़ेब ने दोनों को कैंडी चॉकलेट्स निकाल कर दी। ज़यान वापस करीम रज़ानी के पास चला गया, मगर अमल अभी भी शाहज़ेब से कुछ और मिलने की उम्मीद पर खड़ी थी। बाबा, सिर्फ चॉकलेट ही? अमल ने मुँह बसोरा। हाँ बेटा, ज़्यादा मीठा नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं, शाहज़ेब ने नरमी से कहा। बाबा मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए? अमल ने फिर शाहज़ेब से पूछा। जाओ अमल, बाबा को सुकून का सांस तो लेने दो। रावी ने उसे टोका। वो मुँह बसोर कर ज़ियान के पास चली गई। शाहज़ेब करीम रज़ानी के पास आकर बैठा। थोड़ी देर उनके साथ बिजनेस की बातें करने के बाद वो फ्रेश होने चला गया। जब तक नाजू के साथ मिलकर रावी ने खाने का टेबल सेट कर लिया। एमिल कौन है? वो उसके पहलू में लेटी छत को घूर रही थी। वो उसकी बात पहचान मेरी बेटी, शाहज़ेब ने नरमी से जवाब दिया। मैं इस एमिल की बात नहीं कर रही हूँ, और जिसकी बात कर रही हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। वो इस वक्त रवायती बीवियों की तरह लग रही थी, जो शौहर के माजी की टो में लगी रहती हैं। भाभी थी मेरी, ज़यान की मामा। शाहज़ेब ने आहिस्ते से कहा। चौंकने की बारी उसकी थी। ज़यान की मम्मी, मगर उनकी डायरी पर किस एमिल का नाम था? फिर शायद इसे शान की डायरी पढ़ रहे हुए होंगे। उसने खुद को गलतफहमी से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर अब डायरी पढ़ने का तजस्सुस बढ़ गया था। अगले दिन शाहज़ेब और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो कमरे में आई और वही दराज खोलने की कोशिश की। है लॉक कर दिया। वो ज़ोर से उसे झटके देने लगी, तभी अलमारी के ऊपर रखी ज़यान की छोटी सी स्पोर्ट कार राबी के पाँव पर आकर लगी। वो दर्द से बिलबिला उठी। भाड़ में जा डायरी, वो पाँव सहलाते हुए बुड़बुड़ाई थी। कितना होशियार, उसको समझ आ गई कि किसने डायरी पढ़ ली है। गुज़रते वक्त के साथ रबीका डायरी की बात भूल ही गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। एमिल हाई सेक्शन तक पहुंच गई थी और ज़यान कॉलेज लेवल तक। करीम रज़ानी, शाहज़ेब, रबीका और ज़यान की मोहब्बतों ने मिलकर एमिल को पूरे दामाद बना दिया। और कुछ मुंहफट भी। वो स्कूल में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, और अगर किसी से अनबन हो जाती तो फ़क्र से गर्दन अकड़ा कर कहती, मेरे भाई को जानती नहीं हो, इसलिए आइंदा सोच समझ कर मुझसे पंगा मुँह लगाना। ज़ियान की उससे मोहब्बत थी ही ऐसी, वो जितना फ़ख्र करती कम था। अलबत्ता रेबेका को उससे ज़ियान से लिपटना एक आंख नहीं भाता था। वो कब से लाउंज में बैठी मैथ के सवाल हल कर रही थी। उसके एग्जाम सर पर थे और दुनिया जहान से बेखबर से पेपर्स की तैयारी कर रही थी। पास बैठे करीम बिस्तानी उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहे थे। जो उलझन से कभी नोटबुक कर कर लिखती, कभी पेन मुंह में डालकर हल सोचती। बेटे को परेशानी है? करीम बिस्तानी ने नरमी से पूछा। दादा जान, ये सवाल हल नहीं हो रहा। उसके लहजे में मायूसी दर आई। फिर वो किताबें समेटती उठ खड़ी हुई। ज़ियान भाई आएंगे तो उनसे पूछ लूंगी। वो माथे से बालों को उठाते बोली। किताबें कमरे में छोड़ा, फिर दादा जान के पास आ जाओ। वो उनके सर पर हाथ हिलाती कमरे की तरफ बढ़ी। 2 मिनट बाद वो भागते हुए करीम मेज़बानी के पास आकर बैठ गई और इनके साथ अपनी बातों की पिटारी खोल ली थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी बड़ी नज़र आती थी। एक तो कद भी काफ़ी लंबा हो गया था और वज़न भी बढ़ गया था। राबी को उसके बढ़ते हुए वज़न की फिक्र भी लाक हो गई थी। शाहज़ेब और ज़यान एक साथ ही घर आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दादा जानी। वो करीम मेज़बानी के पास आकर बैठा। करीम मेज़बानी को उसमें ज़िशान की झलक नज़र आती थी। उसकी शक्ल सूरज ज़िशान पर थी, अलबत्ता आंखें और बाल अमल की तरह थे।
वालेकुम अस्सलाम। दादा जान को भूल ही जाते हो तुम। उन्होंने उसके कमर पर थपकी रसीद की। शासिब भी पास पड़े सोफे पर बड़े जुबान हो गया। आपको भूलने की चीज़ है दादा जान। एमी किधर है? एमी की गैर मौजूदगी महसूस करके सैन ने पूछा। अपने कमरे में है। करीम बिस्तानी बजाय राबी ने जवाब दिया, जो इन दोनों के लिए पानी ला रही थी। आप दोनों बाप बेटे ने उसकी आदतें खराब कर दी हैं। अब क्या कह दिया है मेरी बेटी ने? शासिब ने उसके हाथ से पानी का ग्लास देते कहा। गाड़ी लेने की जिद कर रही है कि एग्जाम्स के बाद यहाँ से ड्राइविंग सीख लूंगी। राबी ने उसकी तरफ मुंह बनाकर कहा, जिसमें सबका कहका बुलंद हुआ। ओहो, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं अपनी बच्ची को गाड़ी लेकर दूंगा। शाहज़ेब के लहजे में बेटी के लिए प्यारी प्यार था। ज़ियान, तो मम्मी को एग्जाम्स के बाद गाड़ी ड्राइव करना सिखा देना। शाहज़ेब ने ज़ियान से मुखातिब होकर कहा। ओके बाबा, मैं ज़रा फ्रेश होकर आऊँ और यम्मी को भी लेकर आऊँगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा और शाहज़ेब भी फ्रेश होने की गर्ज से अपने रूम की तरफ चला गया। शाहज़ेब ये सब ठीक नहीं रहा। अभी उसके पीछे अंदर आई थी। क्या गलत क्या कर दिया मिसेस? वो मुस्कुराया। वो लड़की, और जिस तरह आप उसकी हरसत पूरी करते हैं ना। वो शाहज़ेब ने उसके हाथ के इशारे से आगे कुछ भी बोलने से मना किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास आया। वो मेरी एक ही बेटी है रेबेका, और मैं नहीं चाहता वो किसी चीज़ के लिए तरसे। मैं दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में आकर बिछा दूंगा। इन वसवसों के दिल में जगह मत दिया करो। वो उसके पास खड़ा नरमी से कह रहा था, मगर वो थोड़ी खुद को वहम पालती थी। खुद ही कहीं से इसके दिलो दिमाग में आ जाते। वो बात ख़त्म करके वॉशरूम चला गया। वो भी हर ख्याल से टकर किचन की तरफ बढ़ी। एमी भी उसके कमरे में आए, मगर वो बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। मोम की गुड़िया। उसने ग्लास से थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़का। उसने जल्दी से आंखें खोली। सियान आंखों में शरारत लिए उसी को देख रहा था। भाई, वो सियान के पीछे भागी, जो उसके खतरनाक तेवर देखकर एक ही जस्त में दरवाजे तक पहुंच गया। मैं ये बदला नहीं छोड़ूंगी, वो आंखें मसलते हुए बोली, जो नींद की वजह से सुर्ख हो गई थी। फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, वो कहकर लगाते हुए उसके कमरे से बाहर निकला, जबकि वो पाँव पर टकती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। एग्जाम से फारिग होकर एमएल ने ज़ियान से ड्राइविंग सीख ली। अब तो उसे पढ़ लग गई थी। वो सारा दिन गाड़ी के साथ गायब रहती। राबी कुछ बोलती तो शाहज़ेब उसे ये कहकर चुप करा देता कि एक ही तो बेटी है हमारी, मगर उसका दिल एमएल की तरफ बहुत परेशान होता। मैट्रिक का रिजल्ट उसका शानदार रहा और उससे शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। वो अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज आती थी। वो क्लासेस अटेंड करके कैफेटेरिया आ गई थी। बर्गर और मैंगो जूस लेकर वो कुर्सी पर बैठकर बर्गर चटनी में डबो डबो कर खाने लगी। तभी कॉलेज की सीनियर जुनैद वहाब उसके पास आया। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो उसके बिल्कुल सामने खड़े बैठने की इजाज़त मांग रहा था। बैठ जाओ, वो जूस का घूंट भरते हुए बोली। जुनूद उसके सामने बैठा था, मगर वो बेनियाजी से बर्गर से इंसाफ करती रही। रैपर वगैरह डस्टबिन में डालकर वो कैफ़े से बाहर निकली। उसके पीछे जुनैद भी बाहर आया। हेलो मैडम, बात तो सुनो। पहली बात है कि मैं मैडम नहीं, स्टूडेंट हूँ, और दूसरी बात जो कहना है जल्दी कहो। वो दोनों का हाथ कमर पर रखकर गोया हुई। पल भर के लिए जुनैद के होठों पर मुस्कुराहट छा गई। कोई लतीफ़ा सुना है मैंने? वो तो हंसी देखकर जल भुन गई थी। नहीं, कहना ये था कि आपसे दोस्ती करनी है। जुनैद ने जल्दी से कहा। वाह, कितनी आसानी से कह रही है दोस्ती करनी है। शक्ल देखी है अपनी? अगर मैंने भाई को बता दिया ना तो टांगे तोड़ देंगे, गले में लटका देंगे। वो बफर गई थी। बात मैंने मुँह से कही और तुड़वाओं की टाँगें। वो उसकी बात को एंजॉय कर रहा था। इस बार वो कुछ बोलने की बजाय उसे गुस्से से घूरती रही। तुम्हारा भाई तोप चीज़ है क्या, जो टाँगें तोड़ देगा मेरी? जुनैद ने उसके गुस्से में इज़ाफ़ा किया। हिम्मत है तो कल इधर ही मिलना। ये जो दाँत बाहर निकले हैं ना, अंदर को धँस जाएँगे। वो पाँव पटकती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी, मगर उसका कहका वो सुन चुकी थी। घर आकर वो बेचैनी से सेहन का इंतज़ार करने लगी। जब वो आया, भागती हुई उसके गले लग गई। भाई, आज आपने देर कर दी। उसने उसके गले में बाजू डालकर शिकवा किया। लगता है मेरी अम्मी को शिद्दत से मेरा इंतज़ार था। उसकी लाड उठाते हुए बोला, कल आप मेरे साथ कॉलेज जाएंगे? तैयार रहिएगा। हाँ, वो उसके साथ लगी लॉन्च में आई थी। क्यों भाई, मैं किस लिए चलूँगा? वो हैरान हुआ। बस कल मालूम हो जाएगा। वो मुबसर को बोली, अच्छा मैं फ्रेश होकर आऊँगा। वो छोड़ता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। एमएल राबी, जो कब से होने खड़ी देख रही थी, उसकी आवाज़ सुनी। जी मम्मी, मेरे कमरे में आओ। वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। उसे एमएल का इस तरह से जान के साथ लिपटना, गले लगना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात एमएल की सिवा सभी जानते थे कि जान उसका भाई नहीं, कज़न है। बोली। वो उसके कमरे में आकर खड़ी हुई। कितनी बार बेटा मना किया, इस तरह भाई से लिपटते नहीं है। तुम अब बड़ी हो गई हो, छोटी सी बच्ची नहीं हो। राबी ने उसे नरमी से समझाया। ओहो मम्मी, वो मेरे भाई हैं। मेरी सब क्लास फेलोज अपने भाई से ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। उसने राबी की बात को हल्का लिया। मगर बेटा, वो है तो एक मर्द ही ना। राबी ने उसे समझाना चाहा, मगर वो मेरे तो भाई है ना। आपके जहन में न जाने क्या चलता रहता है मम्मी। उसका मूड बन चुका था। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन वो ज़यान को लेकर कॉलेज गई थी। उसे सामने ही वो शख्स नज़र आया जिससे उसकी लड़ाई हुई। वो रहा भाई बंदर। उसने उंगली से जुनैद की तरफ इशारा किया। वो ज़यान को लेकर उसकी तरफ बढ़ी। अरे जुनैद, ज़यान और वो बगल हो गए, जबकि वो मुंह खोले हैरत उन्हें देख रही थी। आप इस शख्स को जानते हैं? भाई, वो मराकबे से निकली। अरे, मेरा बेहतरीन दोस्त रह चुका है, आज मिला है। ज़यान ने खुशी से बताया। खबरदार, जो उसे दोस्त कहा तो ये कल आपके बारे में बुरा भला बोल रहा था। एमएल ने जुनैद की तरफ गसीली नज़रों से देखा और ज़यान का बाजू पकड़कर उसे खींचने लगी। क्या हो गया एमएल? जाओ क्लास में, मैं वापस आ रहा हूँ। ज़यान को गुस्सा आ गया। उसे एमएल से इस तरह की बदतमीज़ी की तवक्को नहीं थी। एमएल ज़यान को गुस्से में देखकर पाँव पर रखती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। वो जानता था एमएल नाराज़ हो चुकी है, मगर वो उसे नज़रअंदाज करके जुनैद की तरफ मुतवज्जह हो गया।
मगर शाम को ज़िया ने उसे आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर मना लिया था। वो अपनी जान से इस बहन से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता था। वो बेड पर अपनी किताबें फैलाए नोट्स बना रहा था, साथ निम्को और चिप से भी पूरा इंसाफ कर रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक करके राबी अंदर दाखिल हुई। क्या कर रही मम्मा की गुड़िया? राबी ने प्यार से कहा। स्टडी कर रही हूँ मामा। वो राबी को कभी मामा कहती थी और कभी मम्मी। कल एक पार्टी पर जाना है, सोचा तुम्हें भी साथ लेकर चलूँ। राबी ने कहा। एमल तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती थी, एकदम से उछल पड़ी थी। कहा बनान ने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया है ना। इस सिलसिले में हिरा के ससुरालियों ने तकरीब रखी है। कल तो संडे है, तुम भी चलना अगर मूड हो तो। रावी ने उसे तफसील से बताया। कुछ सोचते हुए उसने हाँ में सर हिला लिया था। रबीका का दिल एमल की तरफ से हर वक्त खौफ से लरसता रहता था। वो हद से ज़्यादा पुरएतमाद थी और मासूम भी। अच्छे बुरे को समझती ही नहीं थी। शायद ये इसका सबका लाड प्यार था। अगले दिन रावी करीब में आई थी। लॉन के पिंक और वाइट कमीज शलवार में वो बहुत हसीन लग रही थी। सब रिश्तेदारों से मिलकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई। सिर पर लिबास पहने हंसी खिलखिलाती इर्द गिर्द घूम रही थी। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये ख़त्म कुरान पाक की तकरीब है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जैसे शादी के फंक्शन में आई है। हिरा खुद भी चमकता दमकता लिबास पहने मेहमानों को रिसीव कर रही थी। उसके अकब में चंद औरतें और नासरा भी बैठी हुई थी। तभी उनमें से एक औरत बोली, ये राबी की बेटी है ना, माशाल्लाह जवान हो गई है। उसके होंठों पर भी एक तरह मुस्कुराहट छा गई। एक बेटा भी है इसका? वही औरत फिर बोली, नहीं एक ही बेटी है उसकी। नासरा ने जवाब दिया। एमल के चेहरे का रंग बदला। मगर मैंने तो सुना है उसका बेटा भी है इससे बड़ा। दूसरी औरत भी बोली थी। न जाने ये औरतें क्यों दूसरों की बातों पर धड़ाधड़ तबसरे करती हैं। अरे कहाँ, वो तो उसके मरहूम देवर का बेटा है। वो तो बड़ापन है रबीका का जो उसे बेटी से भी ज़्यादा अहमियत देती है। नासिर के अल्फाज ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला। मंगनी वगैरह कर दी है या अभी नहीं की? एक और सवाल दागा गया था जिसके जवाब में नासरा ने जो बात कही अहमल के औसान खत्म होने के लिए काफ़ी थे। अभी तो कहीं बात नहीं हुई। घर में जवान बेटी है उसकी। मुझे लगता है वो ज़यान का रिश्ता अपने घर करेगी। लड़का घर में होते हुए वो क्यों कहीं और लड़की ब्याहेगी? लहजा जहर से भी ज़्यादा कड़वा था। वो तेजी से उठकर राबी के पास से, मामा मैं घर जा रही हूँ। ओहो! क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? राबी को परेशानी हुई थी मगर वो इस वक्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। ड्राइवर को भेज दूंगी, आपको पिक कर लेगा। वो ये कहकर राबी को हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल गई। वो रश ड्राइविंग करके घर पहुंची थी। ड्राइवर को राबी को पिक करने का कहकर वो कमरे में आ गई। उसका दिमाग दर्द से फटे जा रहा था। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जियान उसका भाई नहीं कजिन है। वो मुंह बाजू में छुपाकर फूट फूट कर रोती। ऐसा नहीं हो सकता ना। नो झूठ कह रही थी। नानो झूठ कह रही थी। मगर वो झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे जानना चाहिए इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? उसने पास पड़ा मोबाइल उठाकर दीवार पर मारा। मामा तो भी तो जियान भाई से गुरेज करने का कहती हैं। कोई ना कोई बात तो है। उसे राबी की बात याद आई। कई वसवसे उसके दिल में पैदा हो रहे थे। क्या हुआ, मेरे चचा का बेटा है? फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया। वो झटके से बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल गई। घर में उसके सिवा अभी कोई नहीं था। वो आहिस्ते से चलती हुई करीम हिस्सानी के कमरे में आई। इस हकीकत को तस्लीम करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो सर को एक हाथ से मसलती दराज टटोलने लगी। काश नानो ने झूठ कहा हो, काश। वो दिल में मुसलसल दुआ कर रही थी। दराज से करके वो अलमारी की तरफ बढ़ी, इधर उधर अलमारी में तलाश करते हुए। तभी उसकी नज़र एल्बम पर पड़ी। उसकी तलाश खत्म हो गई। वो एल्बम लेकर अपने कमरे में चली आई। एल्बम देखते हुए उसकी नज़र एक तस्वीर पर ठहर गई। ये तो जियान भाई हैं, मगर ये क्या चचा चची? वो जल्दी से उठी और साइड टेबल से फ्रेम उठाकर तस्वीर को मैच करने लगी। ये तो जियान भाई ही हैं। उसने बाकी तस्वीरें देखी। हर जगह जियान इस शख्स का हाथ पकड़े खड़ा था। यह इस औरत की गोद में होता। उसने वापस एल्बम करीम मिज़ानी के रूम में रखा। मैं मामा से कैसे पूछूंगी भाई के बारे में? वो कमरे में टहलने लगी। सोच सोच कर उसका दिल और दिमाग गम से फटने लगा कि ज़ियान उसका भाई नहीं है। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोती। शाम को राबी आई थी, तब भी वो कमरे में बंद थी। राबी को उसे बुखार में तपते देखकर तशवीश हुई थी। क्या हो गया एमल मेरी जान? उसने नरमी से उसके तपते सर पर हाथ रखा। अभी बाबा को कॉल करके बुलाती हूँ तो मैं डॉक्टर के पास ले चले। वो सर पर शाहजिब का नंबर डायल करने लगी। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। वो भारी आवाज़ में बोली। क्यों नहीं जाना? बुखार में तप रही हो तुम। अच्छा मैं कुछ खाने को लाती हूँ, खाकर मेडिसिन ले लेना। राबी उठकर बाहर चली गई। उसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। शाम को घर में सभी अफराद मौजूद थे सिवाय ज़यान के। वो दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया हुआ था। शाजिब ने तो उसकी बीमारी का सुनकर मचल गए थे। जल्दी से उसके कमरे में आए मगर वो दवा के ज़रिए से सो रही थी। उसकी तपती पेशानी पर बोसे देकर लाउंज में आए। आपको बताना चाहिए था रेबिका, मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो उससे आगे वो सोच भी ना सका। कुछ नहीं होगा शाह, बच्चे बीमार होते रहते हैं, ठीक हो जाएगी। राबी के बजाय करीम इस्तानी ने बात संभाली। शाजिब इस वक्त गुस्से में था कि राबी ने उससे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अगर राबी कुछ उल्टा सीधा कह देती तो बात बढ़ जाती। सयान की कब वापसी होगी? वो सोफे पर बैठते हुए बोला, रात को आ जाएगा। राबी ने उसके लिए चाय लाते हुए कहा। टेबल पर चाय रखकर वो भी इधर ही बैठ गई थी। अरे बाबा, इनको कुछ समझाएं। अब ज़रूरी तो नहीं इंसान हर वक्त सेहतमंद ही रहे, बीमारियां भी तो आती हैं। राबी ने मुसलसल उसको परेशानी में देखकर कहा। मेरी तो सुनता नहीं है ये। करीम रिजवानी ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। मालूम था वो नाराज़गी जाहिर करेगा और वही हुआ था। अरे बाबा जानी, कब आपकी बात नहीं मानी? शादी आपके कहने पर तो की थी, वरना अभी मैं कब आ रहा होता। शाहजिब ने नाराज से लहजे में कहा, जिस पर करीम रिजवानी और राबी का मुश्तरका कहका बुलंद हुआ।
सुबह उसका बुखार उतर गया था मगर वो कॉलेज नहीं गई। शाजिब राबी को उसका ख्याल रखने की ताकीद कर कर ऑफिस चला गया। ज़यान अलबत्ता सो रहा था। रात को उसकी लेट वापसी हुई थी। एमएल ने फ्रेश होकर ब्लैक और रेड लॉन का सूट पहना। लाइट मेकअप करके वो सबसे नजर बचाकर गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। रश ड्राइविंग करके वो सुहेल अहमद के घर पहुंची थी। अभी सुबह के 10 बज रहे थे। वो गाड़ी से उतर कर उनके घर चली गई। घर में सिवाय नासरा बेगम के कोई नहीं था। वो खैरियत पूछकर बरामदे में बैठ गई। नानो भी मैंने नाश्ता नहीं किया। वो किचन में उसके लिए चाय बना रही थी जब एमएल ने बुलंद आवाज में कहा, नाश्ता उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाई। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और भूख भी शदीद किस्म की लगी हुई थी। उसने जी भर कर नाश्ता किया। बहुत मज़ेदार किस्म का नाश्ता बनाया आपने। उसने आखिरी नवाला मुंह में रखते कहा। नाश्ता उसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा दी। एक बात तो बताया नानो, वो अपने मतलब की बात पर आई जिसके लिए वो सुबह सुबह यहाँ चली आई थी। हाँ हाँ पूछो। वो भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठी। सियान भाई हमारे साथ क्यों रहते हैं जब वो मेरे भाई नहीं है तो? तुम क्यों पूछ रही हो? नाजरा ने उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। वैसे मैंने कभी उनके मम्मा पापा को इधर देखा नहीं ना। उसने जल्दी से बहाना बनाया। हाय क्या बताऊं, बेचारों का हर की शादी पर एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। नाजरा ने मसनूई आंसू साफ की। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? रेबिका ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? नाजरा को छिपा हुआ। अरे वैसे ही नानो, मम्मा ने बताया था मगर मुझे यकीन नहीं आया इसलिए मैं आपसे तस्दीक की। वो काफ़ी देर में मायनी बातें उनसे करती रही। फिर उठकर गाड़ी में आ बैठी। काफ़ी देर वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाती रही। घर पहुंची तो लॉन्च में राबी रो रही थी और सियान परेशानी से नंबर डायल कर रहा था। क्या हुआ? एमएल ने अंदर आती पूछा। राबी ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भींच लिया। कहाँ चली गई थी तुम? इतनी परेशानी हो गई थी मैं। राबी ने रोते हुए झंझोड़ा। दिल घबरा रहा था तो बाहर ताज़ा हवा लेने वो बमुश्किल मुस्कुरा सकी। दादाजान कहाँ है? उसने करीम यास्तानी को वहां ना पाकर पूछा। ऑफिस गए हैं, घर बैठे बैठे थक जाते हैं ना। राबी ने आंसू साफ करते कहा। तुम इधर ही बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाती हूँ। वो राबी को मना न कर सकी। राबी उठकर किचन की तरफ चली गई। कहाँ चली गई थी तुम मम्मी की चुच्ची? सियान उसे अपने साथ लगाते बोला मगर वो कुछ ना बोल सकी। एक ही बात उसके जिन में गूंज रही थी। घर में लड़का होते हुए वो क्यों लड़की को यूं कहीं और बहेगी? उसका दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से सियान से खुद को अलग किया और सीधी होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही राबी उन दोनों के लिए नाश्ता ले आई। सियान ने पेट भर के नाश्ता किया मगर उसने बेतीली से एक तनावाले लेकर लिए क्योंकि वो पहले ही नाश्ता कर चुकी थी। अगले चंद दिन उसे इस हकीकत को तस्लीम करने में लगे थे। नज़रों का जाविया बदला और दिल में कुछ और ही समझने लगा। शाम का वक्त था। वो लॉन में जामुन के दरख्त के साथ लगे झूले पर बैठी जोर जोर से झूल रही थी। जब हवा उसके वजूद से टकराती तो अजीब सी सरसारी बख्शती। तो क्या मम्मा मेरी शादी से आन था? वो इससे आगे सोच ही न सकी। दिल किसी और ही लहर पर धड़कने लगा। ये बात मम्मा ने मुझसे क्यों छुपाई? बहुत से सवाल जो उसके दिलो दिमाग से उठ रहे थे मगर वो जवाब देने से कासिर थी। वो कुछ देर वहाँ बैठकर अपने कमरे में चली आई थी। इतने दिनों से कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा था, न बुक्स खोली थी। वो बेड पर किताबें फैला गुज़श्ता दिनों का होमवर्क करने लगी। क्या कर रही है मेरी अम्मी? से आने कमरे में झांका। कुछ नहीं भाई। न जाने क्यों अम्मी की जुबान से भाई कहते हुए लड़खड़ाई थी। तबीयत ठीक है ना? वो उसके पास आया, बेड की पाइन थी, बैठ गया। जी ठीक है। उसकी सांसें तिल-पितिल हो रही थी, माथे पर पसीना उमड़ आया। अच्छा तुम तो बिजी हो, मैं बाद में आता हूँ खबर लेने। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। एमल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने पसीना साफ किया और सांसें बहाल करने लगी। न जाने क्यों वो ज़यान से कतराने लगी थी। वो जब भी सामने आता उसे नासरा बेगम की कही हुई बात याद आ जाती। लड़के के होते हुए वो क्यों बेटी को बाहर ब्याएगी? आसमान पर हल्के से बादल छाए थे। वो टेरिस पर भाप उड़ाती चाय का मग था। मैं मुसलसल उसकी सोचों में गुम थी। तभी उसकी नजर दालान में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठी सयान पर पड़ी। क्या मम्मा अभी ऐसा चाहती हैं? मगर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने खुद से पूछा मगर जवाब ना दर्द। वो नीचे सयान के पास आई थी। हेलो। वो लहराती हुई उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी। वो उसे भाई कहना छोड़ चुकी थी। तुम्हारी ही कमी थी। वो किताब पढ़ रहा था जो उसने टेबल पर रखी। चले आइसक्रीम खाने? एमल ने बादलों से ढके आसमान को देखा। इस मौसम में मैं नहीं जा रहा, उसने दो टोक अंदाज में कहा। इसी मौसम में तो मज़ा है, चले ना प्लीज़। वो उठकर उसका बाजू खींचने लगी। मजबूरन सयान को उठना पड़ा। अगर बीमार हुई ना तो मैं मम्मा को बता दूंगा। सयान ने ड्राइविंग सीट संभालते कहा। आप बताएंगे मम्मा को? वो उसके साथ बैठते बोली। हाँ बता दूंगा। तुम अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती। 6 साल बड़ा हूँ तुमसे अम्मी। वो नाराज लहजे में बोला जबकि उसके अपने भाई कहने पर एमल को सख्त बुरा लगा। वो चुप होकर विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। आइसक्रीम खाने के बाद एमल ने लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद की। अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है अम्मी, जिद ना करो। उसने एक नज़र आसमान को देखा और जो बारिश बरसाने को बेताब था। इसी मौसम का तो मज़ा है, हल्की हल्की बारिश हो, आपके पास पसंदीदा शख्स हो और बहुत सी बातें। वो एक अदा से बोली। तुम नहीं सुधरोगे। उसने गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की जबकि अमर उसके अंदाज पे खिलखिलाई। कभी कभी मुझे लगता है आपको मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं है। कोई बात नहीं मानते। अमर ने उसे देखते कहा। ज्यादा नहीं झटके से गाड़ी रोकी। उसका सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो मुझे। खबरदार अगर कभी ऐसा सोचा भी तो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोला और उसके लबों पर शर्मीली से मुस्कुराहट आ गई। लॉन्ग ड्राइव से वापसी पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो दोनों मुसलसल खामोश थे। एक बात पूछूं? उसने ज़यान की तरफ देखते कहा। हाँ कहो। वह एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। आपको कैसी लड़कियां पसंद है? मेरा मतलब है आप किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहते हैं? एमल ने नजर चुराते कहा। मुझे तो अपनी गुड़िया जैसी लड़कियां पसंद है। हंसती मुस्कुराती हुई वो उसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। और लाइफ पार्टनर उनमें से
बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए, उसने मुस्कुराते कहा। कौन कौन सी खूबी? एमिल ने एक और सवाल ताका। खुश इखलाक होनी चाहिए, बड़ों और बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करने वाली, सबसे बड़ी और अहम बात ईमान और हया वाली। ज़िया ने मुस्कुराते कहा। वो भी खिलखिलाई। इस वक्त वो भूल चुकी थी कि वही ज़ियान है जिससे चंद माह पहले वो भाई भाई कहते इतना थकती थी, मगर वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर चुकी थी। उसने लोगों की बातों पर बगैर किसी तहकीक के कान धर लिए थे। बारिश के बरसने में अब तेजी आती जा रही थी। वो सोचों में इस कदर बहू थी कि गाड़ी पोर्च में रुकी तो वो सोचों से बाहर निकली। गाड़ी से घर के रिहायशी हिस्से की तरफ जाते हुए वो मुकम्मल भीग चुके। लॉन्च में राबी उन्हीं के मुंतज़िर खड़ी थी। दोनों को भीगा हुआ आते देखकर आग बगोला हो गई। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? राबी ने कड़क लहजे में पूछा। वो मम्मी लॉन्ग ड्राइव पर। सैन ने माथे से टपकता हुआ पानी हाथ से पोंछते कहा। शर्म करो हेमल, आखिर कब तक तुम्हारा बचपना खत्म होगा? जाओ जाकर कपड़े बदलो। वो उसके बदन से चिपके हुए कपड़े देखकर बोली। एमल सैन को मासूमाना नजरों से देखती हुई कमरे में चली गई। और जैन, तुम वो तो नादान है, मगर तुम तो समझदार हो। इस मौसम में कोई बाहर जाने की तक बनती है? राबी करो कब जैन की तरफ था। मम्मी आप तो जानती हैं ना, मैं उसकी कोई बात टाल नहीं सकता। जैन भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाड प्यार बिगाड़ दिया उसे। वो तासुफ से सर हिलाती रह गई। उसने एक नज़र अपनी डायरी पर लिखी हुई गज़ल पर डाली। डायरी रखकर वो टेरेस पर आ खड़ी हुई, मगर कुछ याद आने पर वो राबी के पास आई। मम्मा आपने बुलाया था? राबी अलमारी में कपड़े गर्म करके रख रही थी। हाँ बुलाया तो था। मौसम सरमा शुरू हो चुका है। शॉपिंग करने तुम खुद जाओगी या मैं खुद ही लेकर आऊँ? वो अंदर से अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं आपके साथ जाऊँगी। कब चलना है? कल जियान से कहती हूँ ले चलो। तुम्हारे पापा को तो फुर्सत ही नहीं है, और राहत भाई भी शायद इस हफ्ते पाकिस्तान आए। ओ वाह, उनके बच्चे भी साथ आएंगे? उसने वीडियो कॉल पर आहत और उसकी बीवी बच्चों से बात की थी। अब उनका आने का सुनकर वो खुश हुई थी। हाँ वो भी आएंगे, इतने सालों बाद तो आ रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान में रहेंगे हमारे घर ही उनका क़याम होगा। शाहज़ीब का फ़ैसला है, और तुम कमरा साफ़ करने में मेरी मदद करोगी। राबी ने उँगली उठाकर कहा। क्या है मम्मी, आप तो मेरी सांस बनकर मुझसे बात करती हैं। उसने मुंह पर सोरा। उसकी बात पर राबी मुस्कुराई। मेरी जान, मैं चाहती हूँ तुम आहिस्ता आहिस्ता घरदारी में दिलचस्पी लो। आपकी बेटियां घर रहने की चीज़ तो नहीं होती, उन्हें कभी ना कभी ब्याह ना होता है। राबी ने उसे प्यार से अपने साथ लगाया। और तुम्हारे अभी से इतने प्रपोजल्स आए हैं कि शादी भी इस सोच में। मम्मी प्लीज़ इस टॉपिक पर बात मत करें। अहमद ने उसकी बात काट दी। भी मुझे पढ़ना है। तो हम कौन सी भी शादी कर रहे हैं, पढ़ाई मुकम्मल करो। राबी ने उसका खराब मूड देखकर बात समेटी। उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और ज़ियान अब शाहज़ेब का बिजनेस भी हाथ बटाता था। ज़ियान का ही फैसला था कि पहले एमएल का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आहद और निशा के घर आ जाने के बाद काफ़ी रौनक हो गई थी। एमएल की सुंबल, जो आहद की बड़ी बेटी थी, और मुजम्मिल छोटे बेटे से दोस्ती हो गई। वो कॉलेज से आकर उन्हीं के साथ बातें करने में वक्त गुजारती, और जब ज़ियान आता तब वो चारों लूडो खेलते। इनके आने से शासिब के ज़हन में बहुत सी यादें ताज़ा हुई थीं, मगर खुदा ने उसे एक अच्छी शरीक हयात राबी की सूरत में अता की थी। वो पहली बार राबी पर शिकार हुआ था। उसने बहुत सी बातें निशान और एमएल के बारे में राबी से की थीं, मगर वो एमएल से बहुत मोहब्बत का राज अब भी छुपा गया था। उनको पाकिस्तान आए हफ्ता हो गया था। रात को टीवी लाउंज में बैठे मर्द हजरात अपनी बातों में मसरूफ़ थे, जो बिजनेस से शुरू होकर बिजनेस पर ख़त्म होती थी, जिनमें ज़ियान भी शामिल था। और औरतें अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थीं, जो फैशन के नए नए डिज़ाइंस पर, तबसरे और मेकअप पर मुनहसर थीं। और वो तीनों किचन में चाय बना रही थीं। चाय बनाने का काम तो सुंबल सर अंजाम दे रही थी, और मुजम्मिल और अहमद बातें भगा रहे थे। एमएल, अभी आपकी अपनी गाड़ी है तो कल शॉपिंग पर या कहीं बाहर आउटिंग पे चले? मुजम्मिल ने कहा। कॉलेज से बहुत छुट्टियां हो गई हैं, मेरी मम्मी ने मेरी जान ले लेनी है। एमएल ने ड्राउनी अंदाज में कहा। तो कोई इस वीकेंड पर कोई प्लान बना लेते हैं। मुजम्मिल बजट था। ओके ओके। मेरी मम्मी से इजाज़त लो। एमएल ने सारी बात राबी के सर पर डाल दी। आंटी से इजाज़त ले लूँगा मैं। वो खुश हो गया था। ज़ियान भाई को भी साथ लेकर चलेंगे। मुजम्मिल ने एमएल के दिल की बात कह दी थी। मैं जाने को तैयार खड़ी हूँ, तुम सबकी इजाज़त तो लो। एमएल ने प्लेट से बिस्किट लेकर मुंह में रखा। सुंबल ने चाय के कप ट्रे में रखे। एमएल ने जल्दी से लवाजमात की ट्रे उठा ली और हंसकर बोली, सुंबल आप इतना काम तो मैं कर सकती हूँ। सुंबल उससे 2-3 माह बड़ी थी, मगर वो एमएल की तरह शौक और चंचल नहीं थी। अलबत्ता एमएल और मुजम्मिल की गाड़ी छीनती थी। सुंबल ने सब कुछ आज सर्व किया, खुद अपना कप लेकर सोफे पर बैठ गई। ज़ैन की नजरें बार बार उसकी सरापे में उलझ रही थी। कमीज शलवार में गले में दुपट्टा डाले, चेहरे पर संजीदगी की तारीकी वो खूबसूरत लग रही थी। राबी की शादी नजरों ने ज़ैन की चोरी पकड़ ली थी, और वो सोच चुकी थी कि सुंबल ही उस घर की बहू बनेगी। आंटी वो इस वक्त लॉन्च में बैठी थी जब मुजम्मिल उसके पास आया। निशा रात किसी जाने वाले के घर गई। जी बेटा। राबी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। एमएल, आप इससे कहिए ना आउटिंग पर चलते हैं, उनकी अपनी गाड़ी है। मुजम्मिल मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। कहाँ जाना है आपको? राबी ने पूछा। बस कहीं भी लेकर चलें। खुली फिजा में सांस तो लूँ, इतने दिन हो गए घर में कैद हुए। मुजम्मिल ने मुंह बसोरा, जबकि सीढ़ियों से उतरती सुंबल ने उसे घूटा। एमएल कॉलेज से आए तो उसे कहूँगी, राबी ने मुस्कुराते कहा। सुंबल मुजम्मिल के पास आकर बैठ गया। आप ज़ियान भाई भी कहिएगा वो हम ज़ियान भाई से भी कहिएगा वो हमें इस्लामाबाद के मशहूर जगहों की सैर करवाएं, और मरी नथिया गली भी लेकर चलें। सुंबल ने उससे ज़ोर से चुटकी काटी, मगर वो इसने अपनी बात मुकम्मल करके छोड़ी। अरे आप ही चुटकियाँ क्यों काटती हैं? मुजम्मिल ने सुंबल को मुखातिब किया, और वो राबी के सामने शर्म से पानी पानी हो गई। मना लूंगी भाई ज़ियान को, पहली बार तो पाकिस्तान आए हो, हर जगह की सैर करवाएगा। राबी ने मुस्कुराते कहा। अगले दिन
एमल ने इनको ढेर सारी शॉपिंग कराई जिन जगहों पर वो पहले जा चुकी थी। वहाँ मुजम्मिल और संबल को भी घुमा लाई। मुजम्मिल बहुत खुश था। एक माह पाकिस्तान रहकर वो वापस आ चुके और इन सब की फिर वही पुरानी रूटीन शुरू हो गई। वहाँ की मुंदे बिस्तर पर लेटा था, सर में दर्द होने की वजह से वो ऑफिस से भी जल्दी लौट आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। एमल को देखकर वो उठ बैठा। बिजी तो नहीं थे आप? उसने हाथ में नोटबुक ओपन कर और पेन उठाई थी। नहीं, तुम बताओ किस तरह आना हुआ? ज़िया ने मुस्कुराकर पूछा। मैं यहाँ बगैर काम के भी तो आने का हक रखती हूँ, मगर अभी ये मैथ्स के सवाल समझ नहीं आए। अब समझाते हैं कि 2 दिन बाद उसका पेपर है। उसने ज़ियान को नोटबुक पकड़ाई, खुद भी टांग पे टांग चढ़ाकर बेड पर बैठ गई। सब सवाल समझकर वो नोटबुक लेकर जाने लगी। जब ज़ियान ने उसे आवाज़ देकर रोका, वो ज़ियान की तरफ मुड़ी। जी इधर आओ मेरे पास। ज़ियान ने उसे हाथ से इशारे से की बिठाया। सवारियाँ नजरों से इसे देखती बेड पर आ बैठी। ये बात मुझे ज़ेब तो नहीं देती, मगर अब मेरी एमए बड़ी हो गई है। मम्मा जो कहा करें उनकी बात माना करो और ड्रेसिंग मम्मा जैसी किया करो। वो ब्लैक जीन्स और वाइट जैकेट पर मलबूस थी और शानों पर झूलता दुपट्टा जो शायद वो ज़ियान के कमरे में आने से पहले उसने शानों पर रख लिया। ज़ियान को उसका लिबास कतई पसंद नहीं था। एमएल ने एक नज़र अपने पोशाक पर डाली, शर्मिंदगी से ज़ियान को देखने लगी। सॉरी सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी भैया की बात मानोगी ना? ज़ियान ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने ज़ोर शोर से सर हिलाया। अब जाओ। ज़ियान ने उसे इजाज़त दी। वो जल्दी से उठी और अपने कमरे में आकर सांस बहाल करने लगी। कुछ ही देर बाद वो रेड शलवार और येलो कमीज जिस पर रेड मोतियों की कढ़ाई का काम हुआ था पहने ज़ियान के कमरे में खड़ी थी। सुर्ख दुपट्टा भी शानों पर इतना सूरत है। अब कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। ज़ियान ने नरमी और प्यार से कहा। वो हंसती हुई वापस बाहर निकल गई। अगले चंद दिन उसके एग्जाम्स में गुजरे थे। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उसी दिन ज़ियान आहत के घर बैरून मुल्क चला गया था। गुज़श्ता दिनों की नींद पूरी कर वो चाय के 2 कप्स लेकर करीम मिस्तानी के कमरे में आ गई। ये लें दादा जानी गर्मा गर्म चाय। वो साइड टेबल पर चाय रखते बोली, ओह मेरे बच्चे ने आज इतनी बड़ी करम नवाजी की है हम पर। करीम मिस्तानी ने हंसते हुए कहा, दादा जानी ऐसा तो न कहीं। वो बैठ के किनारे से बैठ गई। ब्लैक कमीज शलवार मलबूस वो बहुत ही हशाश पिशाश और निखरी निखरी लग रही थी। कैसे हुए इम्तिहान? करीम मिस्तानी ने चाय का कप हाथ में लेते कहा, बहुत ज़बरदस्त दादा जान, मुझे उम्मीद है अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाऊंगी। उसने फ़ख्र और उम्मीद से कहा, एमएल तुम यहाँ हो? तभी रावी भी उसे ढूंढते हुए आ गई। जी मम्मा क्या हुआ? एमएल ने चाय पीते कहा, वैसे ज़रूरी बात करनी थी, तुम दादा जान के साथ वक्त गुजारो। वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। तुम बेटा माँ की बात सुन कर आओ। करीम मिस्तानी ने चाय पीकर उसे कप थमाया। वो कप किचन में रखकर रावी के कमरे में आ गई। जी अम्मी। वो सोफ़े पर बैठकर रिसाला उठाकर वर्क-ए-तानी करने लगी, जो कुछ देर पहले रावी पढ़ रही थी। अब तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो मैं और तुम्हारे पापा जानी ने फ़ैसला किया है, अब तुम्हारे फ़र्ज़ से सबका दोष हो जाए। रावी ने बात का आगाज़ किया। एमएल खामोश गौर से उसकी बात सुन रही थी। ज़ियान के दोस्त का भी प्रपोज़ल आया है, जुनैद वहाब। ज़ियान उसे अच्छी तरह जानता है और तुम्हारे बाबा ने भी छानबीन कराई है और हिरा के ससुराल से भी उसके नंद के बेटे का प्रपोज़ल है, मगर मेरा जी वहाँ नहीं चाहता। रावी रवानी में बात कर रही थी, जबकि एमल आँखें फाड़े रावी को दे रही थी। वो तो कब से अपने लिए ज़ियान बिन ज़िशान का नाम सुनने के लिए मुंतज़िर थी। अब अगर तुम्हारी कोई अपनी पसंद है तो हमारी पहली तरजीह तुम्हारी पसंद ही होगी। राबी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा, आप उन प्रपोज़ल को इनकार करते हैं? एमल ने संजीदगी से कहा, मगर जुनैद वहाब तो अच्छा लड़का है और घर के सभी अफराद राज़ी हैं। तुम्हें क्या मसला है? इनकार की वजह क्या है? क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? राबी ने तहम्मुल से पूछा। जी। एमल ने सर झुका लिया। कौन है वो? राबी उसके पास खड़ी होगी। ज़ियान। उसके दिल की बात पर ज़ुबान पर आई गई। कौन ज़ियान? उसे ज़ियान के हम नाम होने का खदशा था, मगर एमल की अगला जवाब सुनकर हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़ियान बिन ज़िशान को पसंद करती हैं और इसी से शादी की ख्वाहिश। आगे एक लफ्ज़ मत कहना, पागल हो गई तुम, दिमाग जगह पर है? नहीं भाई है वो तुम्हारा। राबी गुस्से से आग बबूला होकर, भाई नहीं कज़न है वो मेरी। कज़न से निकाह। राबी का उठता हाथ उसकी बोलती बंद कर गया। आज ये बात ज़बान से निकाल दी, आइंदा ये बात सोचना भी मत। ऐसा मुमकिन नहीं है, समझी तुम? राबी ने उसे वार्न करते कहा। वो गालों पर हाथ रखे राबी को हैरत से देख रही थी। ऐसा मुमकिन होगा? मैं मुमकिन बना दूंगी। वो मेरा भाई नहीं कज़न है, कज़न से निकाह जायज़ है। वो ऊंची आवाज़ में चीखी। शाम तक शाज़िब आया। राबी ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। एमल अपनी बात पर कायम थी और उसका एक ही फैसला था, वो ज़ियान से शादी करेगी। वो तीनों लॉन्च में बैठे सोचों में गुम थे कि आप सबका प्यार है जो वो इतना हठ धर्मी करती है। बार बार कहती है इतना प्यार मत करें, ये प्यार उसे बिगाड़ देगा, मगर नहीं, हर बार मुझे ही झिड़क सुनने को मिलती थी। राबी ने कहा। खामोश हो जा रेबिका। शाजिब का दिमाग दर्द से पड़ जाया था। राबी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। बेटा आराम से, बच्ची है, गलती से कह दिया होगा, प्यार से समझाओ तो शायद समझ जाए। वो तो शुक्र है ज़ियान नहीं करी। मिज़ानी ने शाजिब से मुखातिब होकर कहा। घर का माहौल ख़राब हो गया था, सभी लोग परेशान थे। रेमल कमरे में बड़ी शोक मना रही थी। देखो एमन, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम कह दो ये सब झूठ है, मजाक है, कल तक जान भी आ जाएगा। अगर उससे की बात चली गई तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो तुम पर जान छिड़कता है अपनी। रावी रोने लगी, मगर एमन वो पत्थर हो चुकी थी। ये झूठ नहीं, मैं इतने बरस से चाहती हूँ, किसके ख्वाब आंखों में सजाए हैं और अब पल में दस्ताबदार हो जाऊँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। तभी दरवाज़ा खुलकर शाजिब अंदर आया। ये सिला दे रही हो हमारे लाड प्यार का? वो गुस्सा जब्त करते हुए बोला। बाबा, पसंद ही तो बताई है, और क्या किया है? वो बगैर किसी खौफ के बोली। शट अप अहमद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों मेरे सर झुकाने पर तुली हो? क्या सोचेगा ज़यान? क्या जवाब दूंगा मैं उसे? शाजिब चंद दिनों में ही कमज़ोर लगने लगा था। ये औलाद भी इंसान को किन किन मुश्किलात में ला खड़ा करती है।
ये सिला दे रही हो हमारे लाड प्यार का। वो गुस्सा जब्त करते हुए बोला, पापा पसंद ही तो बताई है अपनी, और क्या किया है वो बगैर बगैर किसी खौफ के बोली। शट अप एमल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों मेरा सर झुकाने पर तुली हो? क्या सोचेगा ज़यान? क्या जवाब दूंगा मैं उसे? शाजिब चंद दिनों में ही कमज़ोर लगने लगा था। ये औलाद भी इंसान को किन किन मुश्किलात में ला खड़ा करती है। तभी तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलाद और दौलत को इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश करार दिया। वो तासुफ से अपनी जान से अजीज़ बेटी को देखता बाहर गया था। हमारे सामने जो बकवास की है ना, वो ज़ैन के सामने मत करना, वरना ज़िंदा दरगू कर दूंगी तुम्हें। राबी गुस्से से वार्न करते बाहर निकल गए। वो बेड पर सर थाम कर बैठ गए। क्या गुनाह कर दिया मैंने कि सब मुझसे नफरत करने लगे हैं? पसंद ही तो किया है उन्हें। वो बाजू में मुँह छुपाकर सिसकने लगी। गुमसुम सी रहती, अब शरारती नहीं करती। तेरे इश्क ने मुझे तहजीब सिखा दी। ज़ियान सीढ़ी से घर आया तो अजीब से घर में वीरानी छाई थी। बज़ाहिर तो सभी ने मुस्कुराकर उससे वेलकम किया, मगर वो उनके चेहरे पर परेशानी देख चुका था। ये खामोशी क्यों है? घर में कोई परेशानी है क्या? वो राबी और करीम यज़दानी लाउंज में बैठे थे। शाजिब की हिम्मत नहीं थी वो ज़ियान का सामना करे। नहीं तो राबी ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहा, एमी की तरह। ज़ियान ने उससे ना पाकर कहा, होगी अपने कमरे में, और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। न चाहते हुए भी उसके लहजे में कड़वाहट खुल गई थी। वो उठकर किचन में चली गई। मैं एमी से मिलाऊँ? वो करीम विस्तानी से कहता उठकर एमी के रूम में चला गया। सयान को देखकर वो झटके से उठी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हो गया एमी? मेरी जान, लगता है बहुत मिस किया है भैया को। वो उसका सर थपकता प्यार से बोला, आई लव यू। वो भीगे लहजे में बोली, आई लव यू टू। इतने आंसू ज़ाया कर दिए तुमने। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या हुआ एमी? तुम्हारा चेहरा क्यों सूजा हुआ है? ज़्यादा परेशान हो? मम्मा ने मारा है। वो सिसकते हुए बोली, क्यों मारा मम्मा ने? उसे हैरत हुई। राबी तो कभी हाथ नहीं उठाती थी, मगर उसकी गैर मौजूदगी में आखिर ऐसे क्या हो गया जो घर का माहौल भी सोगवार है? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एमी के बाद से उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। वो झटके से पीछे हटा। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन हो। इधर से ओलफुल मुझसे ने मत बकना। ज़ियान ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, सच है कि वो सारी हकीकत से वाकिफ था। वो जानता था शाजिब उसके ताया अबू हैं, मगर उसने अमीर को पहले जैसी मोहब्बत और प्यार दिया था। अब उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वो हैरत से दंग रह गया। क्या ये मेरे प्यार को गलत रंग देती रही? ये सोचकर उसका दिमाग फटे जा रहा था। आप कज़न है मेरे, कज़न से निकाह जायज़। ज़यान तुम जाओ नहीं से। राबी की आवाज़ पर अमल की चलती जुबान को ब्रेक लगी। वो बगैर कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकलकर साइड पर खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना अमल कि उसके सामने बेहुदा बकवास मत करना, फिर तुमने ज़ुबान खोली। राबी के खतरनाक तेवर देखकर भी वो अपनी जगह खड़ी रही। न जाने कैसे इस लड़की में इतनी हिम्मत मुश्तमा हो गई। कौन सी बेहुदा बकवास की है? हर लड़की को अपनी पसंद बताने का हक है, इस्लाम में भी इजाज़त। वो भाई है तुम्हारा। राबी ने दांत पीस कर कहा, मेरे कहने या आपके कहने से ज़ियान मेरा भाई नहीं बन जाएगा। दुनिया वालों की नज़र में कल भी वो मेरे चचा का बेटा था, और आज भी। बाहर खड़े ज़ियान ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा, जबकि राबी ने उस पर थप्पड़ की बरसात शुरू कर दी थी। ज़ियान से सब्र ना हुआ, उसने कमरे में दाखिल होकर एमर को राबी से छुड़ाई। क्या कर रही है मम्मी? हमें जलील करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? ज़ियान रोती हुई राबी को तसल्लियाँ देकर बाहर निकल गया और वो ठंडे फर्श पर ठह गई। एमिल काफ़ी दिनों से बुखार में मुबतला थी, मगर किसी ने पूछा तक नहीं था। जो उसकी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठते थे, वो बुखार में भनक रही थी, मगर कोई सामने भी नहीं आया था। राबी इस पत्थर की दीवार से टकरे मार मार कर लहूलुहान हो चुकी, मगर उसकी एक ही रट थी, ज़ियान उसका भाई नहीं कज़न है, और वो उसे पसंद करती है, इसी से ही शादी करेगी। सारा घर ही परेशान था। फैसला ज़ियान ने करना था, और वो फैसला कर चुका। मैं से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो सब लाउंज में बैठे थे जब ज़ियान ने कहा, मैं तो उसका कज़न हूँ। उसने कभी मुझे भाई समझा ही नहीं, ना कल ना आज। वो सर झुकाए बोला। राबी और शाह जब उसके अंदर अंदाज पर तड़प उठे, जबकि करीम सानी ने उसकी बात की तायद की। शाहजेब सियान के सामने सर उठाने के काबिल नहीं था। एमएल ने बाप का सर शर्म से झुका दिया, जबकि राबी उसके पास बैठी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उनकी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। पापा जाने प्लीज़, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? सियान उठकर उसके पास आकर बैठा। मैंने हमेशा आपको और मम्मा को माँ बाप कहा नहीं समझा भी, और आपकी इज़्ज़त भी मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। आपको ऐसे सर नीचा करने की ज़रूरत नहीं। आपका सर हमेशा बुलंद रहेगा। उसने शाहज़ब के कंधे पर हाथ रखकर शाहज़ब ने उसे गले लगा लिया। मुझे फ़ख्र है तुम पर। शाहज़ब ने उसे माथे पर बोसा दिया। अगले चंद हफ्तों में एमल और ज़ैन का सादगी से निकाह हो गया, और वह एमल शाहज़ब से एमल ज़ैन बन गया। रुखसती के बाद उसे ज़ैन के कमरे में बिठा दिया गया। सभी घर के अफराद इससे नाराज़ थे, मगर मेहमानों के सामने किसी ने भी ज़ाहिर नहीं किया। फूलों की सेज पर वो बैठी बार बार मुस्कुरा रही थी। उसे यह एहसास ही सरशार कर रहा था कि अब ज़ियान सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो सब कुछ खो चुकी है, ज़ियान को भी और माँ बाप को भी। अपने कमरे से मिलाकर टेरिस पर खड़ा वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। कितने बरस बाद उसने राबी से क्या वादा तोड़ दिया था। वो कमरे में आया तो राबी भी बेड पर उदास सी बैठी थी। शाहज़ब को अंदर आते देखकर उसने जल्दी से आंसू साफ किए। मुद्दतों किया वो वादा आज आपने तोड़ दिया। राबी उसके हाथ में सुलगता सिगरेट देखकर कहा, मैं खुद भी टूट चुका हूँ रबी का। वो टूटे हुए लहजे में बोला। राबी उसके पास आई। जब ज़िशान की मौत हुई थी तो ज़ियान को मैंने संभाला था। तब खुद से एक अहद किया था कि ज़ियान को कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा। वो ज़िशान और एमर की निशानी है, मगर आज ज़ियान के उतरे हुए उदास चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल आरी से काट कर
लहूलुहान कर दिया है। वो रोते हुए सब राबी के गोश गुजार कर रहा था। मेरी बेटी ने आज मेरा खुद से किया है भी तोड़ दिया। ज़िशान और एमिल की खुशियों का कातिल मैं खुद को समझता था। जब भी इनको हंसते मुस्कुराते देखते मेरे दिल से आह निकलती, क्योंकि एमिल मेरी भी मोहब्बत थी। मैंने ज़ुबान से हमेशा उनकी खुशियों की दुआ मांगी। उनकी ज़िंदगियों से दूर मैं बैरून मुल्क लंदन का बासी बना रहा, मगर मेरे दिल की आह लग गई उनको। उनका हंसता हुआ घर उजड़ गया। दोनों रोड एक्सीडेंट में मर गए। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त मलामत करता था, मगर ज़शान की निशानी सयान को खुश देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता था। मगर आज ये दिल उसको उदास देखकर गम से फटने को बेताब है। आज दिल में लगी आग गिरह आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। राबी खामोशी से उस शख्स समाजी सुन रही थी जिसका शौहर था। राबी की आंखें भी उसके रोने से भीग गईं। आप क्यों खुद को मलामत करते हैं शाह? उनकी ज़िंदगी तो इतनी ही थी। वो अपनी मर्जी लिखवाकर दुनिया में आए थे। इस सब में आपका क्या कसूर? और आप तो उनके रास्ते से हट गए थे ना? राबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को संभालें शाह, सब बेहतर हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। राबी उसको तसल्लियाँ दे रही थी। उसका अपना दिल भी तो एमिल ने बहुत दुखाया था, मगर शाहज़ेब के आगे उसका गम कुछ नहीं था। शाहज़ेब ने आहिस्तगी से उसकी शानी के साथ सर टिकाया। बेशक राबी उसके लिए बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, मगर ज़यान अभी तक अपने कमरे में नहीं आया था। एमिल उसका इंतज़ार करते करते थक कर सो गई थी। जब वो अपने कमरे में आया तो दूर कहीं मुअज्जिन सुबह की अज़ान दे रहा था। बेड पर सोती एमिल पर एक नज़र डालकर वो वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो नाइट ड्रेस में मलबूस था। सोफ़े पर लेटकर उसने आंखें मूंद लीं। दिल बहुत दुखा दिया तुमने एमी, बहुत अजीज़ थी तुम मुझे। अगर इसके बदले मेरी जान मांग लेती तो वो भी खुशी खुशी मैं तुम पर वार देता, मगर तुमने तो मेरी जान को ही बेजान कर दिया, सब सुकून गारत कर दिया मेरी मोहब्बतों को गलत रंग देती रही। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दो आंसू आंखों से निकलकर उसके चेहरे पर बिखर गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस तल्ख सोचे थी उसका अंदर बाहर लहूलुहान कर रही थी। वो सोफ़े से उठा और दूसरे रूम में चला गया। सुबह उसकी आंख बाजू में होने वाली चुभन से खुली। उसने उठकर बिस्तर देखा जहाँ उसकी कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थीं। उसके बाजू पर मामूली सी खराशी पड़ गई। वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो क्या ज़यान कमरे में आया ही नहीं? उसने आईने में अपने सरापे को देखते हुए सोचा, जिसके लिए इतना सज धज कर तैयार हुई थी उसने एक नज़र भी मुझ पर डालने का वारा नहीं किया। उसने ज़ेवर बेदर्दी से उतार कर दराज में पटका। चूड़ियाँ उतार कम रही थी और तोड़ ज़्यादा रही थी। आंसू बेदर्दी से चेहरे पर बहते चले जा रहे थे। अब मुझे पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। उसने बालों को कैचे से आज़ाद किया और सादा सा लॉन का सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। शावर लेने से जिस्म के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा सा पुरसुकून हो गया। वो बाल संवार कर बाहर जाने लगी थी जब ज़यान अंदर आया। उस पर एक तिरछी नज़र डालकर वो सोफ़े पर बैठ गया। आप कहाँ थे? एमिल उसके पास आकर सवाल किया। क्यों? ज़यान की नज़रें फर्श पर थीं। मैं आपका इंतज़ार करती रही। एमिल ने उसे चिताया। शादी कर तो ली है ज़यान बिन ज़िशान से तो तुम्हारी ख्वाहिश थी। ज़यान के लफ्ज़ों में गहरा तंज था। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जो एक कागज़ी रिश्ता कायम किया है ना, उसे गनीमत समझो। मेरी ज़िंदगी में तुम ज़बरदस्ती घुसी और मेरे लिए तुम्हारी अहमियत इतनी ही है जितने घर के बोसीदा सामान की होती है, जिसे हर कोई देखता तो है मगर इस्तेमाल करने का वारा नहीं करता, बल्कि ठोकर मार कर गुजर जाता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी के मामलात से एक कदम दूर रहना। ज़यान तल्ख़ लहज़े में कहता बाहर निकल गया और वो बुत बनी खड़ी उसके लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। इतनी तस्लील, आंखें आंसू से लबालब भर गई थी। वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। कांटों से भरे रास्ते का उसने खुद इंतखाब किया था और अब उस रास्ते को उसने खुद अकेले पार करना था। अगर लोग कहते हैं कि जिन इंसान जितना माँ बाप का लाडला होता है उससे इतनी तकलीफ़ और दुख मिलते हैं, सही कहते हैं वो। एमिल भी इन लोगों में से एक थी। नाश्ते की टेबल पर वो आई तो शाहज़ेब और राबी उठकर रूम में चले गए। करीम रिज़वानी भी से संजीदगी से एक दो बातें कर रूम में चले गए थे। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ वो चेहरे पर सोगवारी तारी की बैठी थी। कौन कहता था कि वो पहले दिन की दुल्हन है? वो भी सब इसी तरह छोड़कर कमरे में आ गए। उससे बेरुखियाँ झेलनी थी, सबकी नाराज़गी दूर करनी थी, जो मुश्किल तो था मगर नामुमकिन नहीं। मेरे दिल की है ये आरज़ू, मुझे तू ही बस मिला करे, यूं ही चाहे मुझको तू उम्र भर ना शिकायत ना गिला करे। उसने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उसे कोई खबर नहीं थी कौन क्या करे। वो बस अपनी साथ में गुम हो गई थी। सबके तल्ख़ रवैये को सोचकर उसने कर्ब से आंखें बंद की। बाबा जानी, मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँ। वैसे भी बिज़नेस के सिलसिले में बार बार वहाँ जाना पड़ता है। तो इस वक्त लाउंज में सिर्फ शाहज़ेब और ज़यान बैठे थे। हाँ, मैं तुमसे बात कहने वाला था, कहीं घूम फिर आओ। रिश्तेदार तुम दोनों को खाने पर बुला रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि तुम इन हालात में लोगों का सामना नहीं कर सकते, तो हनीमून के बहाने दावतों पर जाने से बच जाओगे। शाहज़ेब ने अपनी राय का इज़हार किया। मगर पापा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ज़यान मुनमुनाया। जो तुम मुनासिब समझो बेटा, मगर उसे भी साथ ले जाते तो बेहतर था, शाहज़ेब ने धीमे लहजे में कहा। ज़यान ने सर को हल्की सी हाँ में जुम्बिश दी। वो बेड पर बैठी थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और ज़यान अंदर दाखिल हुआ। वो आज काफ़ी दिनों बाद अपने कमरे में आया था। एमिल को खुशखबर हैरत हुई, मगर उसके तने हुए साफ देखकर वो सहम भी गई थी। पैकिंग कर लो, कल हमें इस्लामाबाद जाना है, ज़यान ने सख्त लहजे में कहा। मगर क्यों? उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। हनीमून के लिए ज़यान ने सानी से शादी का शौक़ पूरा कर लिया, आपने अब हनीमून का शौक़ भी पूरा करा देता हूँ। ज़यान ने उसका तमसा कर उड़ाते हुए कहा। वो उसे नज़र उठाकर देख भी ना सकी।
ज़यान अपनी बात कहकर झटके से दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। उसने लंबी सांस लेनी शुरू कर दी। इस शख्स की नरमी तो कहीं उड़न-छू हो गई है, अब तो नाक पर धरा हुआ गुस्सा है, ऐसा तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने माथे पर उमड़ आने वाला पसीना साफ किया और अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर बैग में रखने लगी। इस्लामाबाद जाने से पहले उसने राबी और शाहज़ब से मिलने की कोशिश की थी, मगर वो उससे मिलना तो दूर, शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। करीम रिज़वानी से मिलकर वो फूट-फूट कर रोई थी। बेटा, इनका नाराज़ होने का हक़ है, उनकी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी तुमसे, मगर तुमने उनके एतबार को ठेस पहुँचाई है। मैं दुआ करूँगा और समझाऊँगा भी कि वो तुम्हें माफ़ कर दें। करीम रिज़वानी ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए तसल्ली दी थी। उसने रोते हुए करीम रिज़वानी को अलविदा कहा और ज़यान के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई। अमल को अपार्टमेंट में छोड़कर ज़यान कहीं गायब ही हो गया था। इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी सर्द था। वो कुछ देर आराम करने के बाद शॉल लपेट कर बालकनी में खड़ी हुई। भूख भी महसूस हो रही थी, मगर ज़यान उसे यहाँ छोड़कर भूल ही गया था। शाम के सही फैल रहे थे, परिंदे चहचहाते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। ये ज़यान किधर रह गए, उसे परेशानी हुई थी। उसने सेल पर उसका नंबर डायल किया, मगर ज़यान का नंबर ऑफ जा रहा था। अल्लाह खैर करे, वो बार बार उसका नंबर ट्राई कर रही थी। आखिर वो शॉल को अपने गिर्द दुरुस्त करके बाहर निकली। कहाँ जाऊँ, यहाँ के रास्तों का भी मुझे नहीं पता। वो गेट के बाहर ठंडे फर्श पर बैठ कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद उसे ज़यान की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। वो जल्दी से उठकर ज़यान की तरफ आई। कहाँ चले गए थे आप, इतनी परेशान हो गई थी मैं? वो रोते हुए उससे लिपट गई। रो रो कर चेहरा सुर्ख हो गया। वो उसे थाम कर अंदर ले आया था। उसे अपनी गलती पर नदामत हुई। इस तरह मेरे को अनजान जगह छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अकेला क्यों छोड़कर गए थे आप? वो आंसू साफ करते बोली। खाने लेने गया था, खुदकुशी करने नहीं गया था। वो वापस अपनी जोन में लौट आया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह न करे कभी आप बस खाना निकाल कर लाओ, खाओ और सो जाओ। ज़यान ने दस्तगी से उसकी बात काटी। वो खाने को एक नज़र देखकर बेड पर कंबल बिछाकर लेट के भूख तो बहुत महसूस हो रही थी, मगर दिल भर गया था उसका। वो काफ़ी देर कंबल में मुँह छुपाकर रोती रही। ज़ियान ने खाना गर्म करके खाया और टेरेस पर आ गया। वो बिज़नेस के सिलसिले में जब भी इस्लामाबाद आता था, इसी अपार्टमेंट में ठहरता था। उसने दोनों बाजू सीने पर बांधे, सर्दी से उसका जिस्म कँपकँपा रहा था, मगर उसके दिल का मौसम तो बाहर के मौसम से ज़्यादा सर्द था। वो चाहकर भी एमएल से नर्म रवैया नहीं रख पा रहा था। एमएल के आंसू उसके दिल को तड़पा रहे थे, पिघला रहे थे, मगर माज़ी का नक्शा सामने आते उसका लहज़ा चट्टान से भी सख्त हो जाता। लफ्ज़ों में दरिश्तगी आ जाती, खुद ब खुद ही दिल का शिकवा ज़ुबान पर आ जाता, मगर ज़हर से भरा हुआ, जो एमएल के दिल को लहूलुहान कर देता। वो सुबह अमिल के उठने से पहले घर से चला गया था। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर किचन में आई, जहाँ सिर्फ चाय का सामान पड़ा था। कितने बेहिस हैं, मैं क्या खाऊं, कल से कुछ नहीं खाया। वो रहान सी हो गई। रात का खुला खाना स्लेब पर पड़ा था, जिस पर मक्खियाँ भुनभुना रही थी। उसने वो डस्टबिन में डाला और अपने लिए चाय बनाकर कमरे में आ गई। चाय पीकर उसने कमरे की हालत सेट की और बोर होने से बचने के लिए किचन और बैठक की सफाई कर दी। ये कैसा हनीमून है, उसने जमाई लेते हुए सोचा। सियान रात को घर आया तो वो उसी का इंतजार कर रही थी। खाना किचन में पड़ा है, खा लेना। वो अपने हिस्से का खाना खा चुका था। उसे खाने की कहकर वो कंबल लेकर बैठक में चला गया। एमएल ने जल्दी से सालन गर्म किया और जब हॉटपॉट खोला तो एक रोटी उसका मुंह चढ़ा रही थी। दिल में आई कभी जाकर वो भी जान के मुंह में ठूस आए, मगर मामला भूखा था। उसने एक रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे घर जाना है। जब वो शाम को घर आया तो एमएल ने उससे कहा, उससे यहाँ आए 15 दिन हो गए थे। पूरा दिन वो अकेली यहाँ बोर हो गई थी। रास्तों का भी उसे पता नहीं था कि बाहर की हवा का मज़ा ले ले। इतनी जल्दी मेरे साथ रहकर दिल भर गया। तुमने ज़िंदगी भर हमसफ़र बनाने का फ़ैसला किया है। सियान मजाक उड़ाते लहजे में बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। एमएल ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, छोड़ दूंगा कल। सियान ने जल्दी से कहा, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? एमएल ने हिचकिचाते हुए कहा। एक पल में सियान के साथ तन गए थे। उसने ज़ोर से मुठ्ठियां भींच जब बोला तो लफ्ज़ों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। नहीं, कभी नहीं, तुम माफ़ी के काबिल ही नहीं हो। तुमने दिल के साथ मेरे एतबार और मान का भी खून किया। मैं चाहकर भी किसी को बहन नहीं बना सकूँगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वही करूँगी। आपके रंग में ढल जाऊँगी, मगर ये आप सबकी बेरुखी मुझे मार डालेगी। वो रोने लगी थी, मगर जान छटके से उठा था। मेरी नज़र में तुम बेहया लड़की हो। अगर बाबा का ख्याल ना होता तो अभी के अभी। वो कुछ कहते कहते रुक गया था। तैयार है ना, कल छोड़ आऊँगा कर। वो तेज़ी से कहता बाहर निकल गया, मगर वो रोते हुए फर्श पर बैठ के उसका दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए। वो नादानी में अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। मेरी पागल सी मोहब्बत तुम्हें याद आएगी, जब चाँद सितारे चमक रहे होंगे, जब यादों के फूल महक रहे होंगे, जब नींद को नैन तरस रहे होंगे। मेरी पागल सी मोहब्बत तुम्हें याद आएगी। अगले रोज़ ज़यान उसे घर छोड़ाया। उसने भी दिल में एक फ़ैसला कर लिया, वही फ़ैसला जो चंद बरस कबल उसके बाप शाज़िब यज़दानी ने किया था। बाबा, मैं अहद मामू के पास जाना चाहती हूँ। वो इस वक्त शाज़िब के कमरे में खड़ी थी। उसकी बात पर शाज़िब चौंका। क्यों जाना चाहती हो? शाज़िब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा दिल चाहता है जाने को। मैंने सर झुका कर कहा, वो तुम्हारे नहीं, ज़यान के मामू हैं। तुम कैसे उनके घर रहोगी? राबी जो उनकी गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी, उसने भी ज़ुबान खोली। मैं उनके घर नहीं रहूँगी, फ्लैट में ले लूँगी। एमएल ने कहा, क्या ज़रूरत है हमसे इजाज़त लेने की? ज़िंदगी का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से कर लिया है, अब जो जी में आए करो, हमारी भला से। राबी ने दुरुस्तगी से कहा। ठीक है, पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। शाज़िब ने बग़ैर उसकी तरफ देखे कहा। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोक रखे थे। कमरे में आकर वो फूट-फूट कर रोती। मेरी गलती क्या है? पसंद तो किया है ज़यान को, क्यों सारी दुनिया मुझे बुरा कहने लग गई है? आंसू टप-टप उसकी आँखों से बह रहे थे। अब कभी नहीं आऊँगी यहाँ, कितने ज़ालिम लोग हैं ये, अपने
देने पर आए तो जान भी वार दो, लेने पर आए तो सब कुछ छीन लेते हैं। उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए। अब कभी मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। वो खुद को पुख्ता करने लगी, अपने आप को संभालने लगी। शाजिब ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए थे। उसने अपनी दोस्त से सिडनी जाने के कागजात बनवाए। सभी मामले तय हो गए, वीज़ा भी लग गया था, मगर फिर भी उसके होठों पर हंसी नहीं बिखरी। अगर हालात पहले की तरह होते तो वो जोशो खरोश से शॉपिंग कर रही होती, खुशी से उछलती, मगर इस बार सिर्फ आंसू थे जो बावजूद रुकने के पहले चले जा रहे थे। पछतावे थे और सबसे दूर जाने की कसक। अगले चंद दिनों में उसने अपनी पैकिंग मुकम्मल की। ज़यान भी इस्लामाबाद से आ गया था और उसका सिडनी जाने का सुनकर कुछ देर के लिए वो भी शॉक रह गया, मगर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इंसानों का सिर्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की छोटी सी गलती माफ़ करें। वो माफ़ी की रवायत होने के बावजूद सज़ा देना अपना हक समझते हैं और अमल को भी सज़ा झेलनी थी। वो जाने से पहले करीम रज़दानी से मिलने आई थी, जो बेड पर बैठे खांस रहे थे। चंद दिनों से उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, जिसकी वजह से वो नहीं वो कमज़ोर हो गए थे। दादा जानी, ये पानी। एमएल ने उनको ग्लास में पानी डाल कर दिया। आओ बेटा बैठो। मैंने पानी पीकर ग्लास साइड टेबल पर रखा। वही तो थे दादा जान, मैं जा रही हूँ। आंसू पलकों की बात तोड़कर चेहरे पर गिरे थे। बेटा क्यों अपनों से दूर जाना चाहती हो? मेरे पास रहो, अपने दादा जान के पास। क्या पता कब ज़िंदगी रूठ जाए। करीम रज़दानी ने उसे सीने से लगाए हुए कहा। नहीं दादा जान, आप ऐसा मत कहें, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मम्मा पापा कभी खुश नहीं रह सकेंगे। उनकी बेरुखी मार देगी मुझे दादा जान। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं रह लूँगी वहाँ तन्हा। उसने आंसू साफ करते कहा। बस बेटा रो मत। करीम रज़दानी ने उसका चेहरा ऊपर करके आंसू साफ किए। बेटा नमाज़ पढ़कर दुआ किया करो, अल्लाह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। अल्लाह से लगा लो दिल। उसने हाँ में सिर हिलाया। बेटा अल्लाह का ज़र बहुत बड़ा है, देखना तुम तन्हा नहीं रहोगी। वो बेहतरीन दोस्त है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उससे मदद मांगो, वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। करीम रज़दानी ने लोहा गर्म देखकर वार किया। जी दादा जानी, मैं आपकी बातों पर अमल करूँगी। उसने आहिस्तेगी से सर झुकाते कहा। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारी सज़ा में कमी कर दे, तुम्हें खुशियों से नवाज दे, आमीन। करीम रज़दानी ने उसका सर थपकते हुए दुआ दी। उसे एयरपोर्ट पर ज़यान लेकर आया था। पूरा रास्ता वो सिसकती रही। वो तो कभी ज़्यादा अर्सा घर वालों से दूर नहीं रही थी। अब इस दूरी का सोच सोच कर उसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। जहाज़ में बैठकर सीट की पुश्त से टिकाकर वो भी आवाज़ रो रही थी। मैं तवील सफ़र में हुआ कर, मेरी वापसी की दुआ करे। शेर का आखिरी मिसरा याद करके उसने कर्ब से आंखें बंद की। काश काश मेरी वापसी की दुआ करे वो। दूसरी तरफ ज़यान की हालत भी इससे मुख्तलिफ ना थी। वो लाख चाहे इससे नफरत का इज़हार करता, उसे बेरुखी करता, मगर उसके दिल में अमल के लिए प्यार था, मोहब्बत थी, मगर वो उसे इतनी जल्दी माफ़ भी नहीं कर सकता था। वो इंतहाई रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा था, फिर कमरे में बंद हो गया। उसे अमल की छोटी से छोटी बात याद आ रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो उड़कर अमल के पास चला जाए और उसे वापसी घर ले आए, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। वो चली गई थी और अब क्या पता वो वापस आएगी भी या नहीं। एयरपोर्ट पर अहद और मुज़म्मिल उसको रिसीव करने के लिए खड़े थे। वो टर्मिनल से बाहर पहुंची तो पहली नज़र इन दोनों पर पड़ी। उनसे मिलकर वो गाड़ी में बैठी। मम्मा पापा कैसे थे और अंकल भी ठीक थे ना? अहद ने गाड़ी ड्राइव करते पूछा। जी ठीक थे। वो गाड़ी से भाई की मंजिल में खोई हुई थी। और ज़ियान भाई ठीक थे ना? आप भी? मुज़म्मिल ने मायने खेजी से पूछा। हाँ वो भी ठीक थे। एमएल ने आहिस्ते से कहा। शाह कह रहा था कि तुम अलग फ्लैट में रहोगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मेरा घर तुम्हारा है तो मेरे घर होगी, मैं तुम्हारा भी मामू हूँ बेटा। अहद ने अटल ऐसे में कहा। नहीं अंकल, फ्लैट बेहतर रहेगा और आप सिर्फ ज़ियान के मामू हैं। आखिर जो मैं सिर्फ सोच ही सकी। मगर बेटा तुम अकेली कैसे रहोगी? अहद ने परेशान होते कहा। रात ही तो गुजारनी है, दिन को मैं जॉब पर जाऊँगी। एमएल ने अपने फैसले से आगाह किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अहद को हैरत का झटका लगा। वो तो सोच रहा था एमएल यहाँ तफरीह के लिए आई है, मगर अंकल आप मुझे कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दें, मैं यहाँ जॉब करना चाहती हूँ। एमएल ने इल्तिजा करते कहा। मगर अच्छा तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। अहद कुछ तौक़ुफ़ के बाद मुस्कुराते बोले। एमएल ने गर्दन हिलाई। आज उसे अहद के घर ही रहना था। निशा और सुंबल बहुत गर्मजोशी से उससे मिली थी। वो उनसे बातें करते हुए कुछ पल के लिए अपनी तल्ख़ ज़िंदगी की तल्ख़ वाक़या को भूल गई। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार अमल का चेहरा ले रहा था। इंसान को अपनों की कदर उनके मरने के बाद या उनके दूर जाने के बाद आती है। और ज़ियान को भी अमल की शरारतें, उसकी बातें, रो कर माफ़ी मांगना सब याद आ रहा था। क्या गलती थी उसकी? मैं सगा भाई तो नहीं था ना उसका? फिर अगर उसने ऐसा फैसला किया तो क्या बुराई थी उसमें? उसे अपना गुस्सा और अमल के साथ की गई हथधर्मी सब बेमायनी लगी। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ वो और राबी ही मौजूद थे। शाज़िब बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया। करीम रज़ानी की ख़राब तबीयत की वजह से राबी ने कमरे में नाश्ता भिजवा दिया। ज़ियान तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राबी ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, जो मुसलसल होने की वजह से सुर्ख और सूजा हुआ था और आंखें भी इंगारा की हुई थी। कुछ नहीं मम्मा, ठीक हो। उसने राबी को टालना चाहा, मगर मुझे तो नहीं लग रहा तुम ठीक हो। राबी ने उसकी तासुरात नोट किया। मामा एमी चली गई, उसका सब जवाब दे गया। राबी उठकर उसके पास से, मेरे बच्चे चुप हो जाओ। राबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मामा उसे माफ़ कर दें, उसे वापस बुला लें। राबी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैं उसका कज़न ही हूँ। उसने अगर अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की तो क्या बुराई थी इसमें? जान को उसके दूर जाने पर उसकी गलती नहीं लग रही थी। बुला लूँगी, तुम खामोश हो जाओ। वो उसे तसल्ली देने लगी। वो दूसरे दिन अहद और निशा के रोकने के बावजूद अपने फ्लैट पर आ गई। यहाँ तन्हाई में बैठकर वो अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को सोचे जा रही थी। क्या मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे? तुम इससे गुनाहों की माफ़ी मांगो, इससे मदद तो मांगो, वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। करीम रज़ानी की आवाज़ उसकी समायतों में गूंजी। मैं अमल करूँगी दादा जान की बात पर, उसका ज़र्फ़ तो बहुत बड़ा है। उसने सोचा, और अब खुदा का ज़र्फ़ आज़माने जा रही थी। उसको पैदा किए गए लोगों को आज़मा चुकी। कितना प्यार करते थे वो उससे, मगर
उन उनमें उसकी एक गलती माफ़ करने का हौसला नहीं था और अल्लाह उसकी तो शान निराली है। बचपन में कहीं उसने नमाज़ पढ़ी थी और अब तो वो वज़ू करना भी भूल गई थी। उसने वज़ू के नाम पर मुँह, हाथ और पाँव धोए और अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो गई। जिस्म कँपकँपा रहा था, दिल किसी सूखे पत्ते की मानद सिकुड़ रहा था। उसे डर था कहीं वो रब भी ना उसे धुतकार दे। नमाज़ पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, खुदा ने उसे नहीं धुतकारा। उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई थी। वो लोगों के सामने रोती रही, माफ़ी माँगती रही, मगर आज अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी। रो रो कर अपना दर्द सुना रही थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, अपने इन गुनाहों की माफ़ी जिनका हिसाब भी वो भूल गई। अल्लाह की बारगाह में अपना आप बयान करने के बाद वो उसके दिल में सुकून उतरा, दिल की कालक थोड़ा धुल गई थी। उसने करीम रिज़वान की बात मान ली थी, उसने खुदा से लगाव लगा लिया था और वही उसकी कामयाबी थी। अभी उसने खुदा से लो लगाने का सोचा ही था और खुदा ने लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी डाल दी थी। अगले चंद दिनों में उसने अहद का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वो काम में दिल लगा रही थी और इस्लामाबाद साथ इस्लाम के करीब भी आती जा रही थी। नमाज बाकायदगी से अदा कर रही थी और हर काम तर्क करने की कोशिश कर रही थी जो इस्लाम के खिलाफ हो। अहद उसके काम से बहुत खुश था और शाहज़ेब को भी उसकी कारकर्दगी के बारे में बताया था। वो संभल गई, मगर कभी कभी यादें उसे रुला देती। अभी आंखें एहसास से आरी हो गईं, खाली खाली सी आंखें मगर पुरसुकून। एक दिन मुजम्मिल ने उसकी आंखों को देखकर कहा, आप ही बाप की आंखें पहले की तरह चमकती दमकती नहीं है। उसकी बात में वो खामोश हो गई थी। वो उसे क्या बताती कि इन आंखों में अपनों की कमी है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो हंस पड़ी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, अब शरारतें नहीं करती ना। उसके बाद वो दासी के खौल से भी बाहर आ गई, बात बात पर कहके लगाती, मगर सिर्फ वो जानती थी कहके खोखले हैं। उसे यहाँ एक माह होने को आया था, मगर मुड़कर किसी ने खबर तक नहीं ली। मगर अब उसे भी किसी के प्यार का इंतज़ार नहीं था। कभी कभी इंसान अपनों की चाहत का तलबगार होता है, उसे हर लम्हा अपनों की याद तड़पाती है, अपनों के पास आने उनकी तवज्जो पाने की तरफ होती है, शिद्दत होती है। मगर जब बार बार वो इंसान धुतकारा जाए, उसे बेरुखी नफ़रत का सामना करना पड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शिद्दत मान पड़ जाती है। उसका इंतज़ार ख़त्म होने लगता है और एक वक्त आता है कोई तलब बाकी नहीं रहती, इंसान अपने आप में रहना पसंद करने लगता है। वह गुजरता जा रहा था, वो भी जीना सीख गई थी, हंसना सीख गई थी। वक्त सब सिखा देता है, दुख में हंसना, गम में छुपाना, दर्द सहना और सब्र करते रहना, सब कुछ वो भी वक्त के साथ में ढल गई थी। वो सुबह की नमाज़ पढ़कर सो गई। अब जब आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर किचन में आई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुज़म्मिल खड़ा था। वो उसे लेकर किचन में आ गई। आज संडे था, संडे को मुज़म्मिल और सुंबुल उसको वक्त देने उसकी फ्लैट पर आ जाते। सुंबुल ना भी आती, मगर मुज़म्मिल ज़रूर आता। उसकी शरारत भरी बातों को सुनकर वो जी भर कर हंसती। उससे अक्सर माजी याद आ जाता, जब वो भी मुज़म्मिल की तरह शरारतें करती थी, बातें करती थी। आपने नाश्ता नहीं किया अभी? मुज़म्मिल ने उसे ऑमलेट बनाते देखकर कहा। नहीं, नमाज के बाद सो गई थी, अभी कुछ देर पहले आँख खुली। एमएलए ऑमलेट प्लेट में देखते रखते कहा, ओ फिर नाश्ता करके तैयार हो जाए, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। मुजम्मिल ने किचन में रखे स्टूल पर बैठते कहा, क्यों भाई, आज का खास बात है जो घर ले जाओगे? उसने टेबल पर नाश्ता सेट कर दूसरा स्टूल घसीट कर खुद भी बैठ गई। ये लो मेरे साथ नाश्ता करो। एमएलए मुजम्मिल को भी दावत दी। आप वैसे बन रही हैं, सच में आपको कुछ नहीं पता? मुजम्मिल ने उसके नाश्ते के ऑफर को इग्नोर करते कहा, मैं समझी नहीं। उसने नवाला मुंह में चबाते कहा, ज़ियान भाई आए हैं। मुजम्मिल के कहने पर सच लगा। उसने जल्दी से जूस के घूंट भरे कप एमएलए खुद को नॉर्मल करते कहा, कल रात को मामा ने मुझे भेजा आपको लेकर आऊँ। मुजम्मिल ने अपने आने की वजह बताई, मैं नहीं जा रही। एमएल ने दो टूक अंदाज में कहा, मगर क्यों, कहीं आप दोनों में कोई नाराज़गी तो नहीं चल रही? वो भी कुछ परेशान से हैं और आप भी उनका नाम सुनकर मुजम्मिल ने अधूरी बात छोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है मुजम्मिल, एमएल ने नरमी से कहा, फिर चले मेरे साथ। मुजम्मिल उसे अपने साथ ले जाने पर बचे था। मैं नहीं जाऊँगी, तुम कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। हाँ, एमएल ने उसे उंगली उठाकर वार्न किया। वो क्या, आप ही जा रहा हूँ? मुजम्मिल उठकर हाथ हिलाता बाहर निकल गया। मुजम्मिल ने घर जाकर है तो निशा को बता दी कि वो घर पर नहीं है, मगर जान को बताया कि वो आना नहीं चाहती। आप मनाने जाकर जान को सख्त सदमा हुआ था। मेरे यहाँ आने से उसे कोई खुशी नहीं हुई। मैं क्यों मना कर रहा हूँ उसे? अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता तो खुद यहाँ आती। सियान के दिल में बदगुमानियाँ जगह ले रही थी और दूसरी तरफ अहमद इससे भी ज़्यादा शौक थी। किसी ने भी मुझे उसके आने की खबर नहीं दी, शायद वो यहाँ मुझसे मिलने आए। आंखों में उम्मीद के दीप जलने लगे। उसने जल्दी से घर की सफाई की, शावर लेकर लेमन कलर का लॉन का सूट पहना और लाइट मेकअप करके लॉन्च में उसके इंतजार में बैठ गई। ज़ोहर से असर हुई, असर से मगर जान आया। वो नमाज़ पढ़कर फिर उसके आने की दुआ मांगने की लगी, मगर उसने नहीं आना था। वो ना आया। उसकी तमाम उम्मीदें उसकी अपनी तरफ लौटने की टूट गई। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फूट फूट कर रो दिया। आज न जाने कितने दिनों बाद फिर उसका सब टूट गया। वो रोते रोते जाए नमाज़ पर ही सो गई। कितना सुकून देता है ना जाए नमाज़ पर सोना। ऐसा लगता है इंसानों की नहीं, किसी और मखलूक की दुनिया है, जहाँ गम और दुख नहीं है, बस सुकून ही सुकून है। सियान के वापस पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर उसने पाकिस्तान कॉल की। शाहज़ेब से सरसरी से बात करके उसने करीम रिज़वानी से बात की। दादाजान कैसे हैं? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। उसका दिल चाह रहा था वो करीम रिज़वानी की मेहरबाना गोश्त में पना ले। ठीक हो, लगता है दिल लग गया है वहाँ पर। हमारी तो याद आती नहीं तुम्हें? करीम रिज़वानी ने प्यार भरा शिकवा किया। वो कौन सा पल है दादाजान जब आप लोग ना याद आए हों?
बस दिन को जॉब पर जाती हूँ, रात को नींद जल्दी आ जाती है। उसने वजाहत की, तुम जॉब करती हो? करीम इस्तानी हैरान हुए। हाँ दादा जान, बोरियत से बचने के लिए और अजियत से बचने के लिए मसरूफ़ रखना पड़ता है खुद को। बाबा जानी को मालूम है मेरी जॉब का? अमल ने तफसील बताई। क्या बेटा अपनी जवानी परदेस में बर्बाद करी, अपने मुल्क आज खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तुम्हारे बाप ने भी सारी जवानी परदेस में गुजारी, अब तुम इसके नक्शे कदम पर चल रही हो। मेरी मानो तो आज दादा जान के पास, तुम्हारे जाने के बाद घर वीरान लगता है। करीम ने इस्तानी की आंखें भीगी। दादा जान आप तो मेरी मजबूरियाँ समझते हैं ना। उसकी एक होगी भी बंद हो रही थी, वो अपनों में जाना चाहती थी मगर बेरुखी इस तन्हाई से कहीं ज़्यादा जानलेवा थी। मैं समझाऊंगा इन सबको, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्या पता कब। इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहना दादा जान। एमएल उनकी बात काट कर बोली थी। आ जाऊंगी वापस, बस कुछ माह की बात है। एमएल ने वापसी की हामी भरी। खुश रहो बेटा, मेरी नसीहतों पर अमल करना, अल्लाह हाफिज़। उसने भी धीमी आवाज़ में अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। दिन हफ्तों में बदलते रहे और हफ्ते महीनों में। वो नहीं जानती थी दादा जान ने उसके माँ बाप से बात की या नहीं, मगर उसे किसी ने वापसी नहीं बुलाया। अब उसने वापसी की उम्मीदें छोड़ दी, यहाँ पर ही दिल लगा लिया था। बाबा जान की तबीयत कल से बहुत ख़राब है, आप आज ऑफिस जाने को छोड़ दें। शाहज़ेब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब राबी ने कहा, डॉक्टर 2 दिन बाद चेकअप करता है, कुछ अफाका नहीं हुआ क्या? शाहज़ेब को हैरत हुई। नहीं, उनकी खांसी शदीद से शदीद होती जा रही है। राबी ने परेशानी से कहा। ज़यान की तरह शाहज़ेब ने ऑफिस का इरादा तर्क कर दिया, कल इस्लामाबाद चला गया था। ओह सॉरी, उसने मुझे बताया था मगर याद नहीं रहा। चलो बाबा जानी के पास। वो दोनों करीम एहसानी के कमरे की तरफ बढ़े। करीम एहसानी बैकग्राउंड से टेक लगा आंखें मूंदे बैठे थे। बुढ़ापा उन पर हावी हो रहा था, वो हड्डियों का ढांचा रह गए थे। साइड टेबल पर दवात का ढेर था और पानी का जग रखा था। बाबा जानी सो रहे हैं। शाहज़ेब ने उनके पास बैठकर किनारे बैठते कहा, नहीं बेटा। करीम इस्तानी ने आंखें करके वापस बंद कर ली। बेटा मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, बुढ़ापा अब लगता है जान लेकर छोड़ेगा। उन्हें फिर खांसी का दौरा पड़ा। शाहज़ेब ने साइड टेबल से पानी का ग्लास लेकर उनके मुंह से लगाया। मैं आप सबको खुश देखना चाहता हूँ। वो फूल जैसी बच्ची परतेज़ काट रही है। ज़यान इस्लामाबाद में जा बसा। सच पूछो तो घर की वीरानियों ने मेरा दिल ज़िंदगी सत खटा कर रख दिया है। तुम दोनों समझते नहीं हो, बार बार खांसी की वजह से उनसे बोलना मुहाल था। बेटा उसे माफ़ कर दो, जो होना था वो हो गया। इस्लामाबाद में सॉरी इस्लाम में तो कज़न से निकाह जायज़ है, हलाल, और हम कौन होते ही हैं उसके कानून को तोड़ने वाले, नामहरम रिश्तों को तो महरम से तशबीह देने वाले। एमएल ने सोच बदली हमारी, और उसके लिए उसे तकलीफ़ का सामना करना था, और हर बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुखों का सामना करना पड़ता है, नफ़रतों को झेलना पड़ता है। मगर ये ना हो वो बच्ची कहीं बिखर जाए। संभाल लो उसको, बुला लो वापस। वो तुम दोनों और ज़यान के बुलाने के मुंतज़िर है। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद गोया हुए। आपकी बात तो ठीक है बाबा जानी, मगर मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो बेटा, मगर माफ़ कर दो। उसे माफ़ करने वाला खुदा को पसंद है। बुला लूँगा उसे, मेरी बेटी मुझे भी बहुत प्यारी है। शाहज़ेब ने सर झुकाकर कहा। करीम रिज़वानी होले से मुस्कुरा दिए। आप रो रहे हैं? उनकी आंखों से चमकते आंसू देखकर शाहज़ेब बोला। सीने में जलन सी महसूस हो रही है। वो बमुश्किल बोले। शाहज़ेब ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवाइयाँ लिख दी, जो लेने से तबीयत ठीक तो नहीं हुई, अलबत्ता ज़्यादा बिगड़ गई। एमएल को बुला लो वापस। वो बार बार यही बात दोहरा रहे थे, शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी का एतबार नहीं था। शाहज़ेब ने अहद को कॉल करके एमएल की वापसी की सीट कंफर्म करने का कहा है। एमएल करीम रिज़वानी की ख़राब तबीयत का सुनकर उनके पास जाने के लिए तड़प रही थी, रो रो कर उसका बुरा हाल। वापसी की सीट कंफर्म हो गई थी। उसकी बदकिस्मती थी कि उसके पाकिस्तान आने से 2 दिन कबल ही करीम रिज़वानी इस जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल हो गए। एमएल पाकिस्तान आकर शाहज़ेब के साथ मिलकर बिलक बिलक कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में एक और काश का इजाफा हो गया। काश दादा जान की ज़िंदगी में उनसे एक बार मिल लेती, उनसे बात कर लेती, उनके सीने से लग जाती। वो उनके कमरे में जाकर उनकी चीज़ों को देखकर रोने लगती। माज़ी की हर बात उसे रुला रही थी। उनकी बातें, उनकी यादें और आखिर बार की गई उनकी नसीहतें, किसी ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। सब उसे दिल खोल कर रोने का मौका दे रहे थे। वो अपनी बातों और पछतावों पर रो रही थी। कोई किसी के लिए नहीं रोता, बस किसी की दुख और तड़प देखकर अपना माज़ी सामने आ जाता है, गुज़रे वक़्तों की तलखियाँ सामने आ जाती हैं और आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। उसे पाकिस्तान आए 1 हफ़्ता हो गया था। शाहज़ेब और राबी का रवैया उससे कुछ बेहतर था, मगर ज़यान से उसका सामना नहीं हुआ। बाबा जानी मैं वापस आना चाहती हूँ। उनके कमरे में खड़ी थी। क्यों? शाहज़ेब ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पर दुपट्टा ओढ़े वो बहुत पुरसुकून थी। हम तुम्हारी गलती माफ़। कौन सी गलती मामा? उसने रावी की बात काट कर कहा। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने लोगों की बातों को सुना, उस पर तहकीक भी की, मगर उसको आपके साथ डिस्कस नहीं किया। गलती तो आपकी है, एक हकीकत को मुझसे इतना देर छुपाए रखा। एक बार बता देती आप कि ज़यान तुम्हारा भाई नहीं, मगर उसे भाई से कम ना समझता, तो शायद उनके बारे में ऐसा वैसा मैं सोचती भी ना। दरवाजे के हैंडल पर रखा ज़यान का हाथ रुक गया। मगर मुझे आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। जब ये हकीकत दूसरे लोगों से गलत अंदाज में पता चली तो मैंने गलत ही सोचना था ना। वो फट पड़ी थी। किसने तुम्हें ये हकीकत बताई? क्या कहा गया था तुमसे? राबी ने उसके पास आकर पूछा। एमएल ने सारे वाक़े शाहज़ेब और राबी के गोश गुजार किया। इन दोनों ने अपना माथा पीट लिया। बाहर खड़े ज़यान की हालत गैर हो रही थी। वो बमुश्किल खुद को संभाल कर अपने कमरे तक ले आया। आप सब ने मुझे डांटा, मगर कभी ये नहीं पूछा कि गलती मुझसे क्यों हुई, क्या वजह है। आंसू उसका चेहरा तर कर रहे थे। अगर बच्ची के ज़हन में बात डाल दी जाए कि ये शख्स तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, तो वो उसे ही चाहेगी। उसे सोचेगी इसमें मेरा क्या कसूर था। उसकी भूखें बंद हो गई थी। राबी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया। वो तीनों रो रहे थे। माफ़ कर दो हमें बेटा, हम तुम्हें समझ ना सके। शाहज़ेब ने हाथ जोड़े। एमएल ने जल्दी से शाहज़ेब के हाथ थाम लिए। नहीं बाबा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मेरे लिए ये काफ़ी है कि आप लोग मेरे दिल के लिए
अ, आप लोगों का दिल मेरे लिए जो मेल था वो दूर हो गया। दिल के मेल ढल गए थे। शाज़िब और राबी को मनाने में कामयाब हो गई थी। अब ज़ियान को मनाने का पहाड़ उसने सर करना था। वो अपने कमरे में ठहरी हुई थी। ज़ियान के कमरे में जाने की गलती उसने नहीं की, मगर आज वो ज़ियान से बात करने के लिए उसके कमरे में बालकनी के पास खड़े उसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़े की चिड़चिड़ की आवाज़ से उसने मुड़कर देखा। ज़ियान कमरे में आया। मुझे आपसे बात करनी है। ज़ियान के पास आने पर अमल ने कहा, मुझे भी तुमसे बात करनी है। ज़ियान ने सर खुजाया। आप कहें, क्या कहना है? वो संजीदा थी। वो जानते थे अमल ने उससे माफ़ी मांगेगी। इससे बेशतरी ज़ियान ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी अम्मी। अमल ने मुड़कर उसे देखा। वो सोच रही थी शायद वो मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासुरात नहीं थे। मैंने तुम्हें डांटा, गलत बातें कही, तंज की, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ज़ियान ने मुजरिम की तरह सर झुकाकर कहा। अमल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दुआएं खुदा ने सुन ली थी। वो आज कामयाब हो गई थी। प्लीज़ आज जी भर कर रो लो, फिर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ज़ियान ने उसके आंसू साफ किए। तो खुशी के आंसू हैं। वो मुस्कुराई। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? ज़ियान तस्दीक चाही। अमल ने इस बात में सर हिलाया। आप सबकी बेरुखी नाराज़गी से मुझ पर बहुत सी हकीकतें आश्कार हुई हैं। ज़ियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया, खुद भी उसके साथ बैठ गया। कौन सी हकीकत? यही कि खुदा अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसका अंदाज़ा हम कर ही नहीं सकते। पता है, मैं मामा पापा और आपकी बहुत ज़्यादा लाडली थी, मगर मेरी गलती पर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ ना कर सके, बल्कि सज़ा दी मुझे। मगर इस खुदा से मैंने एक बार गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। वो गुनाह जिनका कोई हिसाब नहीं। हर रोज़ मुझे 5 बार अपनी बारगाह में बुलाता। उसकी आंखें भी भीगने लगी थी। मगर ये आपकी दी गई सज़ा मेरे लिए मुसीबत नहीं थी। जो मुसीबत आपको अल्लाह की तरफ रजू कर दे, वो मुसीबत नहीं, रहमत है। एमल मुस्कुराई थी। ज़ियान बग़ौर उसका चेहरा तक रहा था। कितनी बदल गई थी। वो दुपट्टा जो हर वक्त शानों पर झूलता, बहुत सर पर जम गया था। चेहरे पर शरारत की जगह सुकून था। बहुत मेहरबानियाँ हैं मुझ पर खुदा की, जिनका कभी शुक्र अदा नहीं कर सकती। वो धीमे लहजे में बोली। और मुझ पर भी बहुत बड़ी मेहरबानी खुदा ने की है, ज़ियान ने शरीर लहजे में कहा। एमल ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। मेरी बीवी खुद चल कर मेरे कमरे में आई है, मेहरबानी क्या कम है? ज़ियान की बात पर एमल छिप गई, जिस पर ज़ियान का बुलंद कहका कमरे में गूंजा था। बेशक उसकी सब्र और इस्तेकामत ने उसे फिर से मोहब्बतों से नवाजा था। आने वाला साल, जिसमें चंद दिन बाकी थे, इनके लिए बहुत सी खुशी और मुस्कुराहटों का पैमान था। आओ मिलकर करें ये दुआ दोनों कि अब ये साल तेरा मेरा हो। ख़त्म शुद। मेरी तरफ से तो रिकमेंड नॉवल है भाई, मुझे बड़ी प्यारी स्टोरी लगी है, अच्छी थी। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंड है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।